वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा क्या करना था, एक चीज़ और करनी थी। I am good, alhamdulillah. Sir, if I'm able to score 69 plus in P1, can I expect an A star? It's too soon to say, to talk about an A star right now. अभी paper 2 रहता है, अभी all eyes, अभी anything, if there's anything I should be focusing on, you should be focusing on paper 2. और प्लीज़ ये कैलकुलेशन करनी छोड़ दें कि मेरे पेपर 1 में इतने बन रहे हैं तो मुझे पेपर 2 में कितने आने चाहिए ताकि मेरा ओवरऑल ए या ए बन सके. जस्ट आई एम ऑन म्यूट. Am I on mute? Can you guys not hear me? No, beta, if you're in grade 8, you shouldn't see this. Can you guys hear me? Yes or no? Oh, okay. हाँ, so basically मैं ये कह रहा था कि ये प्लीज़ फ़िक्र करनी छोड़ दें कि मेरे पेपर 1 में मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इतने बन रहे हैं तो पेपर 2 में कितने आने चाहिए ताकि ओवरऑल जो है मेरा ए या ए स्टार बन जाए. द थिंग इज़, इवन इफ़ आई टेल यू हाउ मच यू शुड स्कोर, आई और इनफैक्ट एनी वन फॉर दैट मैटर टेल्स यू हाउ मच यू should score, how much मतलब paper 2 में आपके क्या आने चाहिए. So there's no guarantee about that. I mean, I'm not discouraging you or anything, but I'm just saying you haven't seen paper 2, so how can you aim for a score in a paper which you haven't seen? So don't worry about that. Just focus on how good you can do in paper 2. Okay? Try and do your best in paper 2, and that's it. Everything else will just take care of itself. So last question, please answer whether I should start D3 and finish the 4 books. Actually, I'm on chapter 6. Mohammed Ali, beta, are you preparing for O levels? I mean, are you preparing for paper 2? So you shouldn't be doing books by now. You should be doing past papers. Sir, जो टॉपिक P1 में आए हैं वो पेपर 2 में आएंगे. देखो जो नहीं आए वो तो आएंगे, ठीक है. लाइक आई हर्ड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया. आई हर्ड what else, kinematics I heard nahi aaya. I heard angle properties of circles aaya tha. I think wo to aaya tha, right? अच्छा guys, please like the stream. Yeah, matrices भी नहीं आया तो matrices भी आएगा, ठीक है. What about number sequences? Hey sir, mathlete, I want to ask you, आपके वाले तरीके से मैंने प्रोपोर्शनैलिटी किया था, उसमें k फाइंड नहीं करते तो k फाइंड. या ऑफ कोर्स, इफ़ यू डोंट हैव टू, अगर सवाल ने सिर्फ वैल्यू मांगी हुई है, ठीक है, एक सर्टेन वेरिएबल की, तो उसमें यू डोंट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है. मार्किंग स्कीम में गिवन होता है कि मतलब दोनों मेथड्स एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है. थैंक यू मोइज. एवरीवन एल्स प्लीज़ लाइक द स्ट्रीम एंड सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट येट. अच्छा, ट्रेसिंग पेपर लेकर जाने में आपकी आर्गूमेंट काम आए. हाँ, सी इट वाज़न्ट एग्जैक्टली माई आर्गूमेंट, ओके. I mean, you know, I'd like to take the credit for it, but yeah, I'm just kidding. It wasn't exactly my argument. पेपर में बड़ा लिखा है कि ट्रेसिंग, you may use tracing paper, so argument की कोई गुंजाइश ही नहीं है यार. सिंपल सी बात है. Sir, love me from doing A levels
But I got an A star in maths. Happy for you, Mohammed Abdul Rahman. Happy for you. Tracing paper वाला question नहीं आया, but at least एक चीज़ तो clear हो गई. Look on the bright side. The bright side is we know tracing paper is allowed, and you know what to say if they stop you from taking the tracing paper. देखो सिमिट्री मैं ये कहूँ कि सिमिट्री पेपर 2 में आएगा या नहीं आएगा, आई डोंट थिंक इतना, अगर आ भी गया तो खैर है, इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी लाइकली टू कम इन पेपर 2, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन के बगैर मैथ टेस्ट करना इस मतलब मैथ का पेपर अधूरा रह जाता है ना अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो तो. अच्छा, you guys didn't tell me about number sequences. Number sequences आया नहीं आया? अच्छा, नंबर सीक्वेंसेस आया. ओके, हो गया था सबसे. कौन सी थी, अर्थमेटिक? अच्छा हाँ, नंबर सीक्वेंसेस मुझे याद आ गया. ठीक है, किसी ने भेजा था नंबर सीक्वेंसेस का मुझे सवाल. ठीक है, +2 करना था, -2 कर दिया. हाय, अच्छी बात है ज़ैनब. सर कैन आई गेट A स्टार विदाउट स्टडीइंग? कब बड़े होंगे आप लोग, कब ये सवाल पूछना बंद करेंगे मुझसे? 1:16. ये वाला सवाल मैंने ऑनेस्टली सही से देखा नहीं है. मुझे 2-3 लोगों ने सवाल, 2-3 नहीं, काफ़ी लोगों ने मुझे सवाल बना के भेजा, लेकिन हर किसी ने डिफरेंट वैल्यूज़ ली हुई थी. सो आई कुडंट रियली, एक मैंने डायग्राम ऐसा देखा जिससे 1:16 मुझे सही लग रहा था, लेकिन फिर एक मैंने ऐसा देखा जिससे मुझे 1:16 लग रहा था कि गलत है. सो इफ़ आई कैन लुक एट व्हाट द एक्चुअल क्वेश्चन, आई मीन इफ़ आई नो व्हाट द एक्चुअल क्वेश्चन इज़, ओनली देन मैं आपको सही बता पाऊँगा. सो अभी आई एम नॉट गोना से एनीथिंग. Sir, I think I calculated your age. What does that mean? सर बेरिंग ने 74 लिख दिया. अब ये भी मुझे किसी ने पूछा था कि बेरिंग का आंसर जो था वो ये था, मैंने गलत ज़ीरो लगाना भूल गया या पता नहीं भूल गई. अब ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए कहना कि आपका ऐसा मार्क कटेगा या नहीं कटेगा. आई मीन आई डोंट वांट टू गेट योर होप्स हाई एंड से कि नहीं कटेगा, बट एट द सेम टाइम आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू एंड से कि कटेगा. यू नो, डिफ़िकल्ट सवाल होते हैं एज अ टीचर टू आंसर, बट द इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर कि बेरिंग कम से कम 3 डिजिट्स में लिखी जाती है. ओके, एनीवे चलें, लेट्स स्टार्ट नाउ. यू गाइस नो व्हाट द एजेंडा इज़ फॉर टुडे, एंड आई होप आप लोगों ने पेपर को एक नज़र देख लिया हो. अगर सॉल्व किया तो बहुत ही अच्छी बात है. साथ साथ अगर नहीं भी किया तब भी कोई बात नहीं, लेट्स जस्ट सॉल्व इट टुगेदर. ओके, भाई देखो, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ. मैंने पेपर के फ़ौरन बाद मैंने अपनी स्टोरी पे भी डाला था कि डोंट ये सारी कैलकुलेशंस करने मत बैठ जाना कि मेरे इतने मार्क्स कट रहे हैं, इतने मार्क्स कट रहे हैं, तो पेपर 2 में एग्जैक्टली कितने आने चाहिए ताकि मेरा A स्टार आ जाए. इवन इफ़ यू आर लूजिंग 20 ऑड मार्क्स, यू कैन स्टिल पुल योर ग्रेड अप. A स्टार के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन A तो आप प्लीज़ कर सकते हैं उसको. ठीक है, सो हम लोगों ने से मैं इसकी फ़ाइन डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, बट रिगार्डलेस ऑफ जैसे भी आपने किया, पेपर 2 में तो पेपर 2 तो सब ने देना ही है. आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन इज ओनली गिविंग पेपर 1 एंड नॉट पेपर 2, यू नो, नोबडी इज डूइंग दैट. बट सिंस यू आर गिविंग पेपर 2, सो जस्ट फोकस ऑन, इनकी कैलकुलेशन करने से बेहतर है जस्ट फोकस ऑन डूइंग एज वेल एज यू कैन इन पेपर 2, एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स. एवरीथिंग एल्स विल जस्ट टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. ठीक है, ओके. सो या, चलें, आई एम स्टार्टिंग नाउ बॉयज़ एंड गर्ल्स. क्या करना था आज हमने करना था ओके.
अच्छा मेरे आईपैड की स्क्रीन नहीं शेयर हो रही ना, ठहरो आई जस्ट शेयर दैट क्विकली। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी गोना सॉल्व टुडे, ठीक है। जिन लोगों का फिज़िक्स का पेपर है या कल, आई डोंट थिंक कॉमर्स का कोई पेपर है, बट या यू गाइस कैन वॉच दिस लेटर। आई मीन जितना देख सकते हो देखो, बट ऑब्वियसली प्रायोरिटी जो कल पेपर है उसको देना, ठीक है। अच्छा बिफोर आई स्टार्ट बस ज़रा क्विकली एक नज़र इसके थ्रेशोल्ड पे डाल देते हैं। मैं आप लोगों को इसका थ्रेशोल्ड दिखा देता हूँ, क्योंकि दिस वाज वन ऑफ ज़रा मुश्किल पेपर था ये, और कोविड की वजह से काफ़ी सारे बच्चों की स्टडीज़ भी अफेक्ट हुई थी। तो आई थिंक दैट वाज अनदर रीज़न व्हाई द थ्रेशोल्ड वाज सो लो। सो इस पेपर का जो थ्रेशोल्ड था मिनी सीरीज़ हाँ 47 पे आपको ए मिला था। सो दैट मीन्स यू कुड लूज 53 मार्क्स आउट ऑफ 100 एंड स्टिल एंड अप विद एन ए। सो या खैर एनीवे, ओके सो हियर्स क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सेज, अब ये आपका है किसका सवाल, ये आपका है स्कैटर प्लॉट का, ठीक है। अब this says here one day 12 employees in an office recorded the distance they drove to work and the time it took. The table shows the distances in kilometers and the times in minutes. Okay, why is the code different? That's because IGCSE और GCE O levels दोनों ने एक ही पेपर दिया था, ठीक है। That is why they came up with a third code, and this code was for both, for GCE and IGCSE, ठीक है। Okay, yeah. What type of correlation does the scatter diagram show? So ये काफ़ी अच्छा, in fact पहले तो ज़रा वो करते हैं, on the grid complete the scatter diagram. The first 6 points have been plotted for you. So before you guys start plotting, let's just get familiar with the scale on both the x and the y axis. So on the x axis you can see that you have 10 small blocks representing 10 units, so that means 1:1 का ratio है. Same goes for the vertical axis. You can see that you have 10 small blocks representing 10 units, so that also means कि 1:1 का ratio है, ठीक है। So let's see, फिर हमारे पास फर्स्ट 6 प्लॉट हुई हुई हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, 35 to 40 प्लॉट करते हैं। सो 35, रिमेंबर 35 इज़ द डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा एक्स एक्सिस पे, ये मार्क कर लिया करो, ठीक है। एंड देन टाइम जो है हमारा वो वाई एक्सिस पे, तो इसको भी मार्क कर लिया करो ताकि आपको याद रहे कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे प्लॉट करनी है, ठीक है। अच्छा सो 35 40, सो 35 का मतलब लेट्स सी व्हाट वी हैव 35। अच्छा इसको 40, ये एरो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये आप लोगों को बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा एक क्रॉस आ गया 35 to 40, ठीक है। फिर है 20 29, ये एरो मैं एंड में मिटा दूंगा, ठीक है। अभी आई एम जस्ट ड्राइंग दैम लाइक आई सेड टू शो यू गाइस वेयर एग्जैक्टली मैं प्लॉट कर रहा हूँ। सो 20 and 29, so 20 and अच्छा 20 and 29 sorry, so 20 is the distance on the x-axis, ठीक है। 29 is going to be right over here, so there you go, 20 29 आ गया। अच्छा ये हो गया, ये हो गया, क्रॉस करते रहते हैं। 32 and 40, so 32 and 40 का मतलब ये 32 आ गया, 40 का मतलब यहाँ पे आ गया ये, there you go, let's cross this out, I mean let's put a cross here, okay। Then you have 35 and 48, so 35 is going to be right at the center. अच्छा wait a minute, I think I already have कुछ गड़बड़ हुई है, हाँ 35 and 48, नहीं never mind, 35 and 48, so that means के 35 पे एक और arrow है, but this time it's going to go up until 48, okay, so there you go, 35 and 48, ठीक है। 22 and 33, so तसल्ली से करना है आपने ये, ठीक है, कोई जल्दी नहीं करनी, फ्री के मार्क्स हैं, make the most of them। 22 and 33, there you go। 39 and 46, so 39 and 46, 39 and 45 46, okay, there you go। अच्छा now I'm going to erase all these arrows, ठीक है। there you go, काउंट कर लेते हैं just to make sure कि हमने सारे पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब तो जो पॉइंट्स मेरे आ रहे हैं वो 6 हैं, जो पहले के हैं वो तो 6 ही हैं, ज़ाहिर है, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू मेक अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अच्छा लाइन ऑफ बेस्ट फिट के बारे में, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, आइडियल लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या होती है कि जो पॉइंट्स ऊपर लाई कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी इज़ इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ पॉइंट्स जो कि नीचे लाइन लाई कर रहे हैं, ठीक है। और जो आपके
पॉइंट्स लाइन और बेस्ट फिट पे आ गए हैं उनको आप इग्नोर कर दें, ठीक है. सो दिस रिक्वायर्स बिट ऑफ ट्रायल एंड एरर. ये जो लाइन मैंने बनाई है, आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज करेक्ट. अभी इसको चेक करते हैं. अभी वी गोना पुट इट टू द टेस्ट वेदर इट्स करेक्ट और नॉट, ठीक है. सो आई एम गोना स्टार्ट काउंटिंग नाउ. सो 1 2 3 4 5, ठीक है. 5 नीचे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 ऊपर है. सो दैट मीन्स आई गोटा डू समथिंग एल्स. ओके, आई गोटा ट्राई समथिंग एल्स. सो अगर मैं इस लाइन को ऐसे कर दूँ, ठीक है. इफ़ आई मेक इट पास थ्रू दिस क्रॉस राइट हियर, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है. अब ज़रा काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6. ये लाइन पे आ गया, इसको नहीं गिनेंगे. 1 2 3 4 एंड 5. ओके, फिर गड़बड़ हो गई. अच्छा, तो एक काम करते हैं, थोड़ा और ट्विस्ट करते हैं ज़रा इसको. लेट्स सी. अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँ, ठीक है. नाउ वी गुड. नाउ वी कैन सी दैट वी हैव 1 2 3 4 5 एंड 6. 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है. सर हमारे सर ने कहा था कि अगर थोड़ा सा डिफरेंस हो ऊपर नीचे. देखो, आइडियल लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज साथ. आई गेट व्हाट यू सेइंग. यू सेड इज एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट, ठीक है. आइडियल लाइन ऑफ बेस्ट फिट ये होती है कि हमारी पहली प्रायोरिटी होती है टू मेक अ लाइन वेयर द पॉइंट्स लाइंग अबव आर इक्वल टू द पॉइंट्स लाइंग बिलो. ओके, इफ दैट इज नॉट पॉसिबल देन we'll have to compromise. Okay, and we'll have to compromise in such a way कि एक आध का difference हो, ठीक है. So that'll work. So whatever your teacher has said is absolutely correct. What type of correlation does this scatter diagram show? तो ये तो कोई भी बता दे. It's a positive correlation, ठीक है. प्लीज़ कोई लंबी चौड़ी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट राइट पॉजिटिव कोरिलेशन. आई हैव सीन स्टूडेंट्स राइट कि व्हेन दिस इज इंक्रीजिंग सो दैट इज इंक्रीजिंग देयरफॉर इट्स अ पॉजिटिव कोरिलेशन. नो, यू डोंट नीड टू राइट एनी ऑफ दैट क्रैप. जस्ट राइट पॉजिटिव कोरिलेशन एंड दैट्स इट. मूव ऑन, ठीक है. ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट ऑन द स्कैटर डायग्राम. ओके, वी हैव ऑलरेडी डन दैट. चलो, फ़ायदा हो गया, ठीक है. इट्स नॉट नेगेटिव कोरिलेशन बेटा, इट्स पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है. अच्छा, another employee drove a distance of 30 kilometers to work. Use a line of best fit to estimate how many minutes they took. Okay, so 30 kilometers to work. 30 kilometers का मतलब ये x पे हम देखेंगे, ठीक है. And how many minutes? That means ये हम y पे देखेंगे. So 30 kilometers पे, let's see what do we have. There you go. So ये आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 40 और 41 के बीच में. सो आई एम गोना गो विद 40.5. ऑल्दो इसमें बहुत रेंज होती है, ठीक है. सो डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. सो इट्स इन बिटवीन 40 एंड 41. सो आई एम जस्ट गोना गो विद 40.5 मिनट्स, ठीक है. अच्छा, अब देखो एक और चीज़. इसका ना आपको कभी भी वैसे 40 आ रहा है, इफ आई एम ऑनेस्ट 40 आ रहा है, ठीक है. सो आई थिंक लेट्स जस्ट गो विद 40. इसका ना आपको बेयरली ऐसा होगा कि आपको इसका पीछे आंसर मिलेगा, ठीक है. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपको इसका आंसर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि यू कैन हैव मल्टीपल लाइन ऑफ बेस्ट फिट्स एंड ऑल ऑफ देम कुड बी राइट, ठीक है. सो विच इज़ वाई यू विल ऑलवेज सी कि FT लिखा हुआ होगा, ठीक है. विच मीन्स फॉलो थ्रू. फॉलो थ्रू का मतलब ये होता है, वो चेकर को इंस्ट्रक्शन होती है कि इफ़ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज़ राइट देन फॉलो थ्रू मार्क मिल जाएगा. मतलब whatever follows, ठीक है, वो भी सही होगा, वो भी करेक्ट होगा, ठीक है. अच्छा, सो या आई होप दैट एक्सप्लेन्स इट, ठीक है. आई रिपीट, इसका आपको कभी भी आंसर नहीं मिलेगा. सो विच इज़ वाई आपकी, एंड द रीज़न वाई इज़ बिकॉज लाइन ऑफ बेस्ट फिट बहुत तरीके की हो सकती है एंड ऑल ऑफ देम कुड बी राइट, ठीक है. व्हाट्स द आइडिया ऑफ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट? देखो, लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो होती है ना, वो ट्रेंड या जो रिलेशन होती है उसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है. अगर लाइन अपवर्ड स्लोपिंग, दैट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव कोरिलेशन. एंड ऑल्सो इट काइंड ऑफ टेल्स यू हाउ यू नो आपको कितना पॉजिटिव, मतलब स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव है या इतना कोई स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है, ये आपको बताता है, ठीक है. दैट्स व्हाट द आइडिया ऑफ लाइन ऑफ बेस्ट फिट. इट जस्ट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड हाउ द टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड, ठीक है. जितनी लाइन स्टीप होगी उतना ज़्यादा कोरिलेशन हो, उतनी ज़्यादा पॉजिटिव कोरिलेशन होगी. जितनी कम होगी उतनी वीक, आप कह सकते हो, इट्स वीक पॉजिटिव. ऑल्दो दैट्स नॉट समथिंग वी राइट, वी जस्ट राइट पॉजिटिव, नेगेटिव और नो कोरिलेशन, ठीक है. ये सिर्फ मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग की बता रहा था. So is there a situation where line of best fit does not apply? Well, yes there is, but in your syllabus, no there isn't. नहीं अपने okay. Part B. Part B says there are 150 employees at the company. The table shows the distances in kilometers each employee travels to work. Okay. डिस्टेंस दिया हुआ है. अच्छा, हमेशा ना ज़रा टेबल को देख लिया करो, फेमिलियर हो जाए करो बिफोर यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है. अभी देखते हैं इसमें क्या होगा. इसमें नॉर्मली मीन होगा और हिस्टोग्राम होगा. अगर आगे होगा, नहीं हिस्टोग्राम नहीं है, खैर चलो दैट्स ग्रेट.
Okay, calculate the percentage of employees who took more than 25 kilometers to work. So notice how the question has written the word more than in bold letters. That's for you to understand कि more than का मतलब कि उसमें आपके ये दो फॉल करेंगे, ठीक है. सो टोटल आपका 150 है, उसके लिए आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है. मोर देन 25 में कौन कौन आ जाएगा? मोर देन 25 में आपके 36 एम्प्लॉयज़ और इन बिटवीन 25 एंड 30 एंड अनदर 19 आर बिटवीन 30 एंड 60. ओके, एंड since we want this in percentage, so हम multiply by 100 करेंगे. अगर fraction में चाहिए होता तो फिर हम इसको as it is छोड़ देते हैं. So let's see, 36 plus 19 is 55. 55 upon 150 times 100. ठीक है, 55 divided by 150 times 100. So what do we get? We get 36 point. अच्छा अब देखो, अब अगर आप इसको 36.7 लिखते हो ना, so I don't think आपको mark 36.7 वैसे 36.666 क्योंकि ये एग्जैक्ट आ रहा है. इट्स बेस्ट कि आप एग्जैक्ट नंबर्स को एग्जैक्ट फॉर्म में ही लिखो, ठीक है. यू राइट दिस एज 36 पॉइंट, या तो 6 7 के बाद या 6 के बाद एक बार लगा दो, ठीक है, परसेंट, ताकि ये एग्जामिनर को पता चल जाए कि यू रियलाइज दिस इज़ अ रिकरिंग वैल्यू, ठीक है. और द सेफेस्ट वुड बी दैट यू राइट 36 होल 2.3%, ठीक है. 36 होल 2.3%, ठीक है. क्या कहना चाह रहे हैं आप अबू बकर? कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन डिस्टेंस. ओके, नाउ इस किस्म का जब भी आपको डेटा दिया हुआ हो, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप डेटा, ठीक है, तो इन दिस केस हम जब भी मीन निकालते हैं, हम क्या निकालते हैं? हम मिड पॉइंट निकालते हैं, ठीक है. हाउ डू वी फाइंड आउट द मिड पॉइंट? वेल, वी फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ, अच्छा मिड पॉइंट भी किसका निकालेंगे? मिड पॉइंट भी हम निकालेंगे उसका जिस हर डिस्टेंस का, ठीक है. विल फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ दीज डिस्टेंसेस दैट वी हैव, ठीक है. उसके लिए अब आपकी मर्ज़ी है, आपने एक सेपरेट वो बनाना है. आई ऑलवेज प्रेफर मेकिंग अ सेपरेट, या आप चाहो तो उसके ऊपर लिख लो, ठीक है. दैट्स इंटायरली अप टू यू. सो ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ये मैं मिड पॉइंट्स के लिए बना रहा हूँ, ठीक है. अच्छा, 0 से लेकर 10 तक का मिड पॉइंट क्या होगा? 5 होगा. यू जस्ट ऐड देम अप, डिवाइड बाई 2, ठीक है. बट ऑफ कोर्स यू कांट राइट 36 पॉइंट. वो तो खैर, आई डोंट नो इफ़ यूर जोकिंग और सीरियस. वेल, इफ़ यूर सीरियस, सो द रीज़न वाई योर कैलकुलेटर स्टॉप्स एट 7 इज़ बिकॉज वहाँ पे कैलकुलेटर की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है. नंबर वो फिर भी 0.666 चलता रहेगा, ठीक है. ओके, 10 to 20 का मिड पॉइंट निकालोगे सो 15 होगा. 20 to 25 का मिड पॉइंट निकालोगे दैट्स गोना बी 22.5. 25 और 30 का निकालोगे दैट्स गोना बी 27.5. 30 और 60 का निकालोगे सो दैट्स गोना बी 45, ठीक है. Since I've done it mentally, I'm just gonna double check to make sure कि मैंने सब कुछ सही किया, कुछ गड़बड़ तो नहीं की. And if you guys do that, then make sure you also check it again. Explain the last part. Last part में basically बेटा ये करना था कि percentage of employees who travel more than 25 kilometers. So more than 25 में कौन था आपका? ये 36 थे, ये 19 था. 36 plus 19 क्या? Divide by total workers and multiplied by 100. Okay. Now that we are calculating the midpoint, midpoint का formula याद रखो. Oh sorry, we're calculating the mean. Okay, not the midpoint, the mean. Sigma fx over sigma f gives you the mean. ठीक है. In this case x क्या होगा? क्योंकि हमारे पास group data है, x would be the midpoint which we've already worked out. Okay, so let's work this out now. Frequency 25 into 5 किया plus, अब ये जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, I'd like someone to calculate this, ठीक है, so that we can save some time. 42 into 22.5 plus 36 into 27.5 plus 19 into 45, ठीक है. And let's divide it by the total frequency. Total frequency के लिए आपको manually sum करने की ज़रूरत नहीं है. You can just read the question. It's 150. Okay, anyone who's worked this out? इसको बोलते हैं sum of. इसको बोलते हैं sum of, ठीक है. Relative frequency is something else बेटा. Relative frequency is just frequency divided by the total frequency, ठीक है. For example, अगर आपने red counters की frequency निकालनी है relative, so you just take the number of red counters divide by the total counters. Okay. 22.23, is that correct? So let me just double check. ये तुमने सीधा आंसर देख के तो नहीं बता दिया? 22.23 is correct. I'd suggest you work this out in your calculator, ठीक है.
एंड इसमें आप एक स्टेप ये करें कि आप न्यूमरेटर का टोटल फिर भी दिखा दें, ठीक है, एंड देन मूव ऑन. अच्छा, सर कांट यू मेक अ वीडियो अबाउट ऑल स्टेटिस्टिक्स विद एग्जांपल्स, मीन, मीडियन. देखते हैं बेटा, देखते हैं, ठीक है. आई वुड सजेस्ट कि स्टेटिस्टिक्स की वैसे ही मेरे पास वीडियोस हैं, यू कैन वॉच दैट, उससे आपको हेल्प हो जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 says Zara works for 5 days each week. Each day she works from 0800 to 12:30 and from 13:15 until 1700. She is paid $15.4 per hour. Work out how much Zara earns in 1 week. Okay. So पहले तो हम एक काम करते हैं, let's work out the total time. ठीक है, या उसके total hours निकाल लेते हैं. अच्छा, अब she is working in 2 shifts. Okay. So एक shift उसकी चलती है from 1800 until 12:30. अब this, if you want, you can work this out mentally. That's pretty simple. 0800 until 12:30. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, let's just do it on the fingers, 9 10 11 12 4 and then 12:30, तो ये हो जाएगा आपका 4.5 hours. Yes, you can use the calculator वाली trick also. ठीक है, I hope you guys know what this guy is talking about. उसमें मैंने कैलकुलेटर में टाइम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसमें मैंने वीडियो बनाई है, मेक श्योर टू वॉच दैट, तो आपको आइडिया हो जाएगा. सही है. अच्छा, फिर यू हैव 1315 to 1700. अब इसके लिए I'm going to prefer using a calculator. ठीक है, उससे आसान हो जाएगा. मिड पॉइंट के लिए बेटा you just add them up and divide by 2. Okay, you add them up and divide by 2. Okay, so for this I'm using a calculator. 17 hours minus 13 hours and 15 minutes. तो ये आ रहा है मेरे पास 3 hours and 45 minutes. ठीक है, and for those of you 3 hours 45 minutes, ये आपका 3 hours 45 minutes जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3.75 hours. ठीक है, तो टोटल क्या हो गया, टोटल हो गया आपका 4.5 प्लस 3.75. ओके, सो इसमें हम ऐड करते हैं 4.5, सो वी हैव 8.25 hours. सो टोटल इज इक्वल्स टू 8.25 hours. ओके, नाउ अब व्हाट डू वी डू बेटा, अब आई थिंक यू आर जस्ट spamming unnecessarily, so I'm sorry, I'm gonna have to hide you because I've already answered your question. Okay, now, so what do we do next is that it says 15.4 per hour. So एक hour का आपको मिल रहा है 15.4. ठीक है, now she's working for 8.25 hours. So here's hours and here's the dollar pay. ठीक है, इसके मिलेंगे x, cross multiply. So what do you have? You have 8.25 into 15.4. That gives you 127.05. ठीक है. अच्छा, ये आपका क्या है, remember this is for 1 day and she's working how many days in a week? She's working 5 days a week. ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको into 5 करना है. ठीक है, and if I'm honest, I completely forgot to do that. सवाल पढ़ लिया मैंने तो मुझे याद आ गया. So ये आपका होगा 635.25. ठीक है, so make sure that you guys read the question carefully and see what the question is asking for. And in fact मैंने underline भी किया था, फिर भी भूल गया. खैर, anyway, चलें, hope that doesn't happen to you guys in exams. Part B. Part B says Samuel works for 40 hours each week. He is paid 13.60 per hour. What was the name of quadrilateral symmetry in P1? I think it was rhombus. Yeah, I think it was rhombus. Khair. Anyway, he pays 7.5% of his total earnings in tax. The rest of his earnings are paid into his bank account. Calculate the amount paid into his bank account each week. Okay, so एक काम करते हैं, पहले उसकी total earnings निकाल लेते हैं. ठीक है, total earnings हो जाएंगी 13.60 into 40. Let's work this out. 13.6 times 40. So what do we have? We have $544. ये इसकी total earnings हो गई. ठीक है, 7. अच्छा, quick question for you guys. अगर 7.5% टैक्स में जा रहा है तो उसके खुद जेब में कितना जा रहा होगा, मतलब उसकी बैंक अकाउंट में कितना जा रहा होगा? Question for you guys. If he's giving 7.5% in tax, how much is he keeping? $92.5. Okay, so how do we work this out? So remember, total आपका 100 होता है. Total is equals to 100. 100%, 100 में से टैक्स माइनस कर दो, which is 7.5%. ठीक है,
तो इफ़ यू सब्ट्रैक्ट द टैक्स तो रेस्ट जो उसके बैंक में जाएगा वो कितना होगा, लाइक यू गाइस सेड 92.5% होगा. सो दैट मीन्स ऑफ हिज टोटल अर्निंग्स 544 into 92.5 upon 100 basically gives you what? Gives you the amount of money that goes into his bank account. ठीक है, सो ये आ गया 503.2. अच्छा एक चीज़ याद रखें कि अगर हमारे पास कोई भी डॉलर वैल्यू आती है ना, कोई भी डॉलर वैल्यू, ठीक है, एंड लेट्स से इफ इट्स मोर देन, नॉर्मली हमारा क्या स्टैंडर्ड रूल है, नॉर्मली हमारा स्टैंडर्ड रूल है कि इफ देयर इज एनीथिंग दैट्स मोर देन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वी गिव इट करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, एनी नॉन एग्जैक्ट वैल्यू दैट्स मोर देन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. कोई भी डॉलर वैल्यू इज ऑलवेज गिवन करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, क्यों? क्योंकि सेंट्स जो कैलकुलेट किए जाते हैं वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट किए जाते हैं. ठीक है, सो रिमेंबर दैट कि एनी डॉलर वैल्यू is given correct to 2 decimal places. ये आपको पेपर में कहीं नहीं लिखा मिलेगा, but it's understood and you guys can explore past paper questions also and you'll notice even when the value is more than 3 significant figures and it was non-exact, so dollar value आपको हमेशा 2 decimal places तक मिलेगी. Dollar 194 I thought 198 हो गया. Okay, anyway. Okay, moving on. Part C says Jacob invest. अच्छा, just so you guys know, ये जो आप सवाल देख रहे हो ये everyday math चल रहा है. ठीक है, this question that you're looking at, this is basically everyday math. Okay, and everyday math is one of the most important topics in math paper 2. ठीक है, you guys have been requesting for important paper 2 topics. Okay, so you know, just telling you guys on the side here that everyday math is one of those important topics. ठीक है, okay. Let's see, ये आपका सवाल है. दिस इज़ अ 5 मार्क क्वेश्चन. अच्छा, मज़े की बात, नॉर्मली आपके पेपर में 5 मार्क क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं. इस पेपर में आई थिंक देयर वर 2 5 मार्क क्वेश्चंस. या आई थिंक देयर वाज दिस 5 मार्क क्वेश्चन. ठीक है, एंड देयर वाज, या आई थिंक देयर वर जस्ट 2 5 मार्क क्वेश्चंस. और तो कोई नहीं मुझे दिख रहा 5 मार्क क्वेश्चन, बट या ठीक है. सो 5 मार्क क्वेश्चन में ये नहीं कि अगर 5 मार्क का क्वेश्चन एक ऐसे कॉन्सेप्ट में से आ गया दैट यू नॉट टू फेमिलियर विद, सो यू शुड जस्ट लेट गो ऑफ इट कम्प्लीटली. यू कैन स्टिल स्क्रैप ऑफ फ्यू मार्क्स एंड दैट्स समथिंग यू शुड डू. Okay, part C says Jacob invests $750 in an account that pays 2.1% per year simple interest. Mary invests $750 in an account that pays P dollars per year compound interest. They each leave the money in their account for 5 years. At the end of 5 years, there's the same amount of money in each account. Calculate the value of P. Okay, so quite a lengthy question. Pay close attention and make sure to follow through so that you don't miss anything out. Okay, so first let's talk about Jacob here. ठीक है, Jacob ने इन्वेस्ट किया कितने? Jacob ने इन्वेस्ट किया $750. The rate is 2.1%. ठीक है, एंड टाइम तो दोनों का 5 years है. लेकिन जेकब का जो अकाउंट है वो उसको सिंपल इंटरेस्ट पे कर रहा है. ओके ओके, नाउ सिंपल इंटरेस्ट इज क्वाइट सिंपल, यू नो, एज द वर्ड सेज. कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट इज द easiest thing there is. Principal times the rate times the number of years divided by 100. So let's work out the simple interest here. Simple interest क्या होगा? Simple interest होगा 750 into 2.1 into 5 divided by 100. So what are you looking at? You're looking at 78.75. ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा आपका 78.75 में ऐड कर दो 750. ठीक है, सो टोटल हो गया उसका $828.75. ठीक है, अब ये सब लोग जो यहाँ पेपर डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गाइस आर पेइंग क्लोज अटेंशन. दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. यहाँ तक तो आसान है, बट व्हाट इज़ टू कम नाउ इज़ डिफ़िकल्ट. ओके, एंड देन वी टॉक अबाउट मैरी. अब मैरी भी $750 इन्वेस्ट कर रही है. उसका रेट क्या है नहीं पता, दैट्स P%, बट वी नो वेरी वेल दैट द टाइम इज़ $5. ठीक है, sorry, the time is 5 years, not $5. That doesn't make sense. ठीक है, but her account offers compound interest, not simple interest. So compound interest का formula क्या है? You'll find a whole bunch of formulas for compound interest. अब मैं कौन सा यूज़ करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ. मैं यूज़ करता हूँ ये principal into 100 plus r upon 100 to the power of n, जहाँ पे आपका n जो होता है वो basically number of years होता है. ठीक है,
$5 टाइम अच्छा, और हो सकता है आपको यही वाली चीज़ कभी इस तरह से भी मिली, इस तरह से भी आपको मिले, ठीक है. सो इट्स द सेम थिंग, डोंट थिंक दीज आर टू डिफरेंट फार्मूलाज, दे आर जस्ट द सेम, ठीक है. अच्छा, नाउ टोटल हम कहाँ से लेंगे? टोटल हम यहाँ से लेंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे हैव द सेम टोटल्स आफ्टर द एंड ऑफ 5 years. सो दैट मीन्स इसका भी जो टोटल है वो है 828.75. प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है इसका 750 इंटू 100 प्लस पी अपॉन 100 टू द पावर ऑफ 5. ठीक है. अब इसमें ना जिनका इंडिसेस वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे उन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे स्ट्रगल किया था, ठीक है. जिनके इंडिसेस वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे उन्होंने, जिन्होंने रट्टे लगाए हुए थे उन्होंने स्ट्रगल किया था, जिन्होंने कॉन्सेप्ट समझा हुआ था इंडिसेस का उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया था, ठीक है. अच्छा, अब सबसे पहले तो हम 750 को वहाँ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. वी नो दैट वेरी वेल. ओके, सो 828.75 डिवाइड बाय 750. सो व्हाट आर वी लुकिंग एट? वी आर लुकिंग एट 1.105. अब दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू 100 प्लस p अपॉन 100, द होल थिंग टू द पावर ऑफ 5. अब आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस. हाउ डू आई गेट रिड ऑफ दिस फिफ्थ रूट? पेपर डिस्कस करना बंद कर दें प्लीज़ आप लोग, वरना और मज़ीद डिप्रेशन में चले जाएंगे आप लोग. Okay, not under root 5, but I get what you're saying. Yes, Abdullah, your answer is correct. So we're not going to take under root 5, ठीक है. We are going to take the fifth root. जिस तरह से हम स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, जिस तरह से हम स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेते हैं ना, ठीक है, इसी तरह से हम क्यूब हटाने के लिए दोनों साइड्स पे क्यूब रूट लेते हैं. यहाँ पे हम फिफ्थ रूट हटाने के लिए दोनों साइड्स पे क्या लेंगे? दोनों साइड्स पे फिफ्थ रूट लेंगे, ठीक है. नाउ व्हाट हैपन्स देन इज कि राइट हैंड साइड पर रह जाएगा 100 प्लस पी अपॉन 100, ठीक है, एग्जैक्टली व्हाट वी वांट. एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा अब आप फिफ्थ रूट, हो सकता है आप में से कोई सोच रहा हो कि फिफ्थ रूट कैलकुलेटर में कैसे आएगा. तो जो आपका एक बटन होगा जिसमें आप पावर खुद सेट कर सकते हैं, ठीक है. जिसमें जिस तरह से आप x की पावर खुद सेट कर सकते हैं, वही बटन को अगर आप शिफ्ट दबा के दबाएंगे, सो यूल हैव अ बटन वेयर यू कैन सेट द पावर योरसेल्फ. ओके, सो 1.105 का फिफ्थ रूट अगर हम निकालें तो ये हो रहा है 1.0202, ठीक है. सिंस इट्स नॉट द फाइनल आंसर, ऑल द फाइनल आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, लेकिन जस्ट बी ऑन द सेफ साइड मैंने ले लिया. सही है. ओके, नाउ लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 100 प्लस p इज इक्वल्स टू 102.02, ठीक है. p के लिए वैल्यू 100 माइनस कर लो, सो 102.02 माइनस 100, सो व्हाट डू वी गेट? वी गेट 2.02. Oops, sorry, 2.02. And there you go. That is finally the value of p. ठीक है. Okay, so I hope that's clear. Okay, graphs of function. अच्छा, apparently graphs of functions का question पेपर 1 में भी आया, ठीक है. तो अब इट्स अ टफ क्वेश्चन, इट्स अ टफ डिसीजन, या मतलब इट्स अ टफ थिंग टू से कि पेपर 2 में आएगा या नहीं आएगा. पेपर 2 में ठीक ठाक मार्क्स का आता है. अच्छा, मुझे ये बताएं, किसी को याद है ग्राफ्स ऑफ फंक्शन का जो क्वेश्चन आया वो कितने मार्क्स का था ओवरऑल? ओके, चलो अगर एवरेज ले लेते हैं जितने आप लोग मार्क्स कह रहे हैं तो 5 बनता है, ठीक है. कोई 4 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है, कोई 6 कह रहा है ना, तो एवरेज 5 बनता है, ठीक है. सो लेट्स से अगर 5 मार्क्स का था, सो 5 मार्क्स का अगर वो था तो फिर ओके, टफ थिंग टू से, लेकिन एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट डू इट एनीवे. ओके, तो आइंदा भी जितने क्वेश्चंस होंगे उसमें भी हम ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस को कम्प्लीटली स्किप नहीं करेंगे, ठीक है. एंड ये मेरा आप लोगों को भी यही मशवरा है कि ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस, जस्ट बिकॉज ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस पेपर 1 में आ गया, अब आप उसको स्किप कर दो, ठीक है. इट्स अ ह्यूज रिस्क, सो डोंट टेक दैट. सो -3 का क्यूब अपॉन 2 प्लस 3 ब्रैकेट में -3 डालो प्लस 1, सो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास क्या? इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 5.5, ठीक है. लेट मी जस्ट डबल चेक. माइनस यप, प्लस 3 इंटू -3, या परफेक्ट. ओके, सो
पार्ट बी में आपसे कह रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू, अच्छा इसका आपने ग्राफ बनाना है. अगेन बिफोर वी स्टार्ट मेकिंग द ग्राफ लेट्स गेट फेमिलियर विद द स्केल्स. ऑन द x axis we have one unit which is being split into 10 small boxes, so that means every small box is responsible for 0.1 of a unit. ठीक है. And on the y axis you have one unit which is being split into 5 boxes, so that means over here every small box is responsible for 0.2 units. ठीक है. अच्छा, so -3 पे 5.5 -3 पे 5.5 means let's try and be as accurate as possible. ठीक है. So -3 पे 5.5, please make a cross, either make a dot and circle it or make a cross. ठीक है. Your safest bet is to make a cross. -2 पे -1, so -2 पे -1 is right over here, pretty clear. -1.5 पे -1.8, -1.5 पे -1.8 is right over here, and then -1 पे -1.5 is going to be right over here. ज़्यादा फ़र्क नहीं है, but let's try and be as accurate as possible. 0 पे है 1, so when x is 0 y is 1. ठीक है. Okay. 1 पे है 3.5, so 1 पे 3.5 is over here. अच्छा, 1.5 पे 3.8, 1.5 पे 3.8 is going to be over here. फिर वापस टर्न करेगा 2 पे 3, अच्छा जी 3 पे -3.5. ओके देन, ओके ना. अब ग्राफ बनाते हैं. प्लीज़ आपके ग्राफ में ज़्यादा वेव्स नहीं होनी चाहिए, और मतलब इट्स यू शुडंट हैव लाइक मल्टीपल स्ट्रोक्स. लाइक फॉर एग्जांपल यूज़ अ सिंगल, एक ही गो में बनाना. ठीक है. इवन इफ़ यू हैव टू टेक ब्रेक्स इन बिटवीन, बट ये ऐसे ऐसे नहीं बनाना. ठीक है. ये आप कोई स्केच नहीं बना रहे, आप ग्राफ बना रहे हैं. ठीक है. दिस इज नॉट रिकमेंडेड. इन फैक्ट यू शुड हैव लाइक वन स्मूथ रन ऑफ द पेंसिल. ठीक है. इवन इफ़ यू हैव टू टेक ब्रेक्स इन बिटवीन, लेकिन जहाँ पे वो एक रन एंड हो वहीं से दूसरा रन शुरू करना. ठीक है. ओके. दिस लुक्स लाइक अ साइन ग्राफ. इट्स अ क्यूबिक ग्राफ, सो क्यूबिक ग्राफ है ये. ओके. There you go. ग्राफ प्लीज़ पेंसिल से बनाना. अगर कुछ गड़बड़ कर दी तो मिटाना, मतलब इट्स गोना बी इम्पॉसिबल टू इरेज इट. अच्छा, एक और चीज़ जो कि मैं अक्सर कहता हूँ, अभी मैं कहना भूल गया था, वो ये कि बिफोर यू मेक द एक्चुअल कर्व, चलो लेट मी जस्ट फिनिश दिस एंड देन आई विल कम बैक टू यू गाइस. या बिफोर यू मेक द एक्चुअल कर्व, ठीक है, ये क्या करो कि जस्ट hover your pencil through all the points that your graph is passing. ठीक है. उससे ये होगा that you will just get familiar with the overall shape of the curve. Okay, so that's what I do normally. ग्राफ बनाने से पहले just hover your pencil. ठीक है. hover ही करनी है, ये नहीं कि आप बना ही दें. ठीक है. just hover your pencil over all the points that the graph is passing so that you have an idea of the overall shape. ठीक है. and then you can, once you're familiar with the shape, you know, you will do a much better job. Okay, now that's done. फिर it says by drawing a tangent estimate the gradient of the curve at x is equals to 2. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, हम x equals to 2 पे will make a tangent line. ठीक है. tangent हम बनाते हैं blue से. so x is equals to 2 पे हमारा जो tangent होगा. अब ideal tangent क्या होता है, ideal tangent ये होता है कि वो उसी पॉइंट पे कट करे, लेकिन sometimes the curve is such कि वो आपके कर्व को ब्रश करता हुआ जा रहा होता है. ठीक है. तो उस केस में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते. ठीक है. थियोरेटिकली हम पढ़ते हैं कि टेंजेंट इज़ अ लाइन दैट जस्ट टचेस द कर्व और अ सर्कल एट वन पॉइंट, बट समटाइम्स वो बिल्कुल कर्व से इतना चिपका हुआ होता है कि हम कुछ कर नहीं सकते. सो दिस इज़ वन ऑफ दो सिचुएशंस जहाँ पे हमारा टेंजेंट जो है इज़ नॉट जस्ट टचिंग इट एट टू, इन फैक्ट इट्स ब्रशिंग विद द कर्व. ठीक है. सर हैव टू मेक अ ग्राफ विद पेन और पेंसिल. बेटा इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिया करो, तो आप लोगों के आधे से सवाल का जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा, किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. ठीक है. सो अगर हम इंस्ट्रक्शंस पे जाएँ, which is something we don't do very often, but that should change. So it says use a black or a dark blue pen. You may use an HB pencil for any diagrams or graphs. ठीक है. So I hope that answers your question. Okay. Now once you've drawn the tangent, the next thing you're going to do is you're going to take 2 points from the tangent and find the gradient. ठीक है. अच्छा, अब it's always safe to avoid the point जहाँ से आपका tangent गुजर रहा है. ठीक है. Let's take some other point. So I'm going to take this point right over here. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0.8 एंड 5.8. ठीक है. डजेंट मैटर कि अगर आपके पॉइंट्स इंटीजर में आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स इंटीजर में आ रहे हैं, इट्स ओके. ठीक है. नथिंग टू वरी अबाउट. सो
0.8 एंड 5.8. लेट्स जस्ट डबल चेक. अच्छा, फिर एक पॉइंट ज़रा थोड़ा फासला छोड़ के ले लेते हैं. लेट्स टेक दिस वन लुक्स नाइस. इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपका 2 पॉइंट, लेट मी सी, 5 6 7. 2.7 इज़ द एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, and 1.2 1.4. 1.4 is the y coordinate. Okay, so let's just rewrite them. फिजिक्स का पेपर है तो ये अपलोड, yes of course बेटा, I'll upload them. ठीक है, don't worry about it. 0.8 5.8, so let's write that 0.8 5.8. ठीक है, डबल चेक कर लेना क्योंकि हम दोबारा लिख रहे हैं इसको, we don't wanna mess up the values. 2.7 1.4. 2.7 1.4. Okay, gradient का फॉर्मूला लिखो. y2 minus y1 over x2 minus x1 1 4. अच्छा, बी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट. नाउ लेट मी आस्क यू गाइस दिस क्वेश्चन जल्दी से, कि इस लाइन का ग्रेडियंट नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? जल्दी से बताओ, इस लाइन का ग्रेडियंट व्हाट डू यू थिंक, इज इट गोना बी नेगेटिव, इज इट गोना बी पॉजिटिव? फिर से समझा दें बेटा, इसमें समझाने का तो कुछ है ही नहीं. चलो मैं फिर भी एक रिकैप दे देता हूँ. जस्ट अ सेकंड, लेट मी फाइंड द आंसर टू माय क्वेश्चन, देन आई विल डू दैट. नेगेटिव आएगा, येस, बिकॉज इट्स अ फॉलिंग लाइन. सो बी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि इस लाइन का ग्रेडियंट नेगेटिव आएगा, ठीक है, इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन. ताकि ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ आप लोगों से, और ये हम क्यों करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं सो दैट आफ्टर वी वर्कड इट आउट एंड लेट्स से हमारा आंसर अगर नेगेटिव नहीं आ रहा, नो, नॉट बिकॉज इट्स नॉट फ्रॉम द ओरिजिन, इट्स नेगेटिव बिकॉज इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन. सो लेट्स से अगर हमारा आंसर नेगेटिव नहीं आ रहा, सो दैट शुड इंस्टेंटली टेल अस दैट वी हैव डन समथिंग रॉन्ग एंड वी शुड प्रॉब्ली गो बैक एंड चेक to find out what we've done wrong. Okay, now what do we have now? We have minus 2.315, तो minus 2.32 हमारा आंसर आ गया, minus 2.32, oops sorry, minus 2.32, correct to 3 significant figures. अच्छा, let me show you guys something which you might all know already, कि इसमें आपके पास ना एक ठीक ठाक रेंज गिवन होती है, सही है. तो इसमें आपके पास है minus 3.8 to minus 2.2. So we are sort of inside the range, yeah, we're inside the range. ठीक है, perfect. अच्छा, okay, then part D says sir mostly rising line start bottom towards the origin falling line. देखो, वो origin से start हो या ना हो, if it's a rising line it's going to have a positive gradient, if it's a falling line it's going to have a negative gradient. Okay, that's all that matters. Sir, I gave this paper in the July series. I used to get nightmares for this paper till results came. Okay, what was your result, if you don't mind me asking, and if you don't mind telling us over here? Part D says by drawing a suitable line. अब देखो, इस तरह का सवाल हमेशा आता है, ठीक है, हमेशा से मतलब 9 out of 10 टाइम्स आता है, ठीक है. आप लोगों में पेपर 1 में भी आया. सो सूटेबल लाइन ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है? सूटेबल लाइन ड्रॉ करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो आप देखें कि आपने ऊपर बनाया क्या है, ठीक है. आपने ऊपर बनाया क्या है, आपने ऊपर ये बनाया, ओके, दिस इज़ व्हाट यू हैव मेड ऊपर, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग यू डू इज़ कि यू बेसिकली राइट डाउन व्हाटएवर इक्वेशन इट इज़ दैट्स गिवन टू यू, ठीक है. सो आई विल जस्ट राइट दैट इन ब्लू. That is x square upon 2, sorry, x cube upon 2, not x square upon 2, x cube upon 2, ठीक है, plus 1, थोड़ा सा फासला छोड़ो, ठीक है, so that we might have to do some plus minus, multiply, divide, ठीक है, and then equals to 2. Okay, then what do you do? Then the first thing that you should do is कि आप अगर अपनी equation को इससे compare करें, so you'll notice that you have a minus sign over here, ठीक है, and you don't have a minus sign over here. So first and foremost thing that I should do is that I should multiply both sides by minus, ठीक है. तो अगर मैं दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 माइनस 1, थोड़ा सा फासला छोड़ा, इक्वल्स टू माइनस 2x. ओके, नाउ फिर व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू अगेन कंपेयर इट वन बाय वन. अब देखो, यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2, यहाँ पे भी है माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2. सो फार सो गुड, ठीक है. देन व्हाट यू हैव अ प्लस 3x विच यू डोंट हैव ओवर हियर, ठीक है. व्हाट यू हैव अ प्लस 3x विच यू डोंट हैव ओवर हियर. तो हम क्या करेंगे, हम प्लस 3x कर देते हैं. अच्छा, इस 1 को थोड़ा दूर कर देते हैं ज़रा, 1 से बाद में निपटेंगे, पहले प्लस 3x कर देते हैं. So if I'm doing a plus 3x on the left hand side, that means I need to do a plus 3x on the right hand side also, ठीक है. अच्छा, फिर there's something else that we need to fix, और वो क्या, वो ये कि you have a plus 1 over here in the original equation of the curve,
but you have a -1 over here. So how do I turn this -1 into a +1? What should I add on the left hand side so that this -1 becomes a +1? Question for you guys. Sir, I have covered almost all the syllabus. Should I do yearly? Beta, of course yearly. You should be doing yearly anyway. +2, yes, you should do a +2, ठीक है, ताकि -1 क्या हो जाए, -1 +1 हो जाए, ठीक है. So if I'm doing a +2 on the left hand side, be careful of the fact that you need to do a +2 on the right hand side also, ठीक है. अब देखो आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाती है, आपने फ़ौरन से कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर देना कि ये y के बराबर हो गया, ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन हो जाएगी -x³ + 3x + 1 इज इक्वल्स टू -2x + 3x क्या हो जाएगा, -2x + 3x पॉजिटिव x हो जाएगा, एंड देन यू हैव अ +2, ठीक है. सो आई जस्ट एक्सप्लेन दिस अगेन टू यू गाइस सो दैट ताकि क्लियर हो जाए. आई सजेस्ट यू पे क्लोज अटेंशन. सर एड मैथ्स प्लीज़. यस एड मैथ्स भी लाइंड अप है. कल मैं एड मैथ्स की भी एक लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, आज रात में उस पर स्टोरी पर डाल दूंगा कौन सी कर रहा हूँ, ठीक है. ओके नाउ सो you have minus. So first thing you should do is whenever the question says by drawing a suitable straight line, जहाँ पे question कह दिया by drawing a suitable straight line, so that means whatever it is that you need to do, you need to make sure कि आपकी equation का left hand side जो है वो equation of the curve के बराबर है. Literally, thank you Nihal. Okay, so x³ + 1 = 2x. Now the first thing you should do is कि इसको 1 by 1 compare करो. So -x³ है यहाँ पे प्लस था, ठीक है. सबसे पहले तो हमने दोनों इक्वेशन को साइड्स ऑफ द इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है. So what did we end up with? We ended up with whatever I've written in red, -x³ / 2 - 1 = -2x, ठीक है. फिर हमने क्या किया, like I said, हमें इसको इस वाली चीज़ को इसके बराबर लेकर आना है. So हमने +3x किया क्योंकि यहाँ पे +3x था, यहाँ पे नहीं था, और यहाँ पे -1 था. -1 को +1 के बराबर लाने के लिए हमने +2 किया. तो हमने यही जो चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड पे किया वही चीज़ें राइट हैंड साइड पे करनी है. ये तो मैथ का सिंपल सा रूल है, ठीक है. सो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया एग्जैक्टली द इक्वेशन ऑफ द कर्व के. अच्छा, ये हमने क्यों किया, ये ऑब्जेक्टिव ये था इसको करने का ताकि हम इसको y के बराबर ला सकें या y से रिप्लेस कर सकें. सो y = x + 2, ठीक है. अब y = x + 2 एक लाइन हम बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? प्लीज़ वो लेम जवाब मत देना कि स्केल से बनाएंगे. आई नो स्केल से बनाएंगे, बट माई क्वेश्चन इज़ कि हाउ एग्जैक्टली विल वी गेट द पॉइंट्स. व्हाट आर वी गोना डू, जल्दी से बताओ. यस, टेबल बनाएंगे, ठीक है. सो वी गोना मेक अ टेबल, ठीक है. अक्सर स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि खैर अब तो आई होप आप लोग उस लेवल से बाहर आ गए होंगे. बेसिकली इसमें स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि वैल्यूज़ कहाँ से लाएं, ठीक है. और उनको ये बात ज़रा मुश्किल से हज़म होती है कि आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. सो रिमेंबर, यू कैन टेक एनी वैल्यू दैट यू वांट, इट डजंट मैटर. सो अब ऊपर ज़रा देखते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं. इधर माइनस भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं. सो लेट्स गो विथ -1 0 एंड 1. -1 लोगे तो -1 + 2 is 1, 0 लोगे तो 2, 1 + 2 is 3. So your eyes show you didn't sleep. Well, yeah, my sleep is kind of off these days, but खैर फर्स्ट के बाद जैसे आप फर्स्ट को is add maths paper 2, उसके बाद I'll catch up on sleep while you guys will still be preparing for exams early. खैर -1 1 -1 is right over here. अच्छा, इसको मैं ना ज़रा ग्रीन से बना रहा हूँ ताकि डिस्टिंग्विश हो जाए. -1 पे 1, 0 पे 2 एंड 1 पे 3, ठीक है. लेट्स जस्ट डबल चेक, यू रियली डोंट वांट टू मेस अप एनी ऑफ द वैल्यूज़. ओके, अब इनको ज्वाइन करते हैं. ओके, सो नाउ दैट वी हैव अ लाइन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स, ठीक है. अब नोट करो, क्वेश्चन ना आपको खुद ही इट्स बेगिंग यू टू डू इट राइट. उसने आपको खुद ही 3 वैल्यूज़ 3 ब्लैंक्स दिए हैं, ठीक है. अगर वो आपको एक ही लाइन दे देता ना तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं गलत होने के, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग इस लाइन को एक्सटेंड नहीं करते और फिर वो एक ही सोल्यूशन लिख पाते हैं या 2 लिख पाते हैं, ठीक है. ये जो उसने 3 ब्लैंक्स दिए हैं ना, इससे आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि आपने जो है 3 आंसर्स देने हैं. और 3 आंसर्स कैसे आएंगे, लाइन को एक्सटेंड करके, ठीक है. सो हियर इज़ 1 वैल्यू दैट आई एम लुकिंग एट. ये मुझे लग रही है, इसको ज़रा ब्लैक से बना देते हैं. ओके, ये ज़रा कुछ ज़्यादा भयानक हो गया.
Okay, so this is 1.5, 1.6, and 1.7. In between 1.6 and 1.7, so I'm going to go with 1.65. ठीक है, so let's write that over here, 1.65. ठीक है. अच्छा, फिर you have another line, another point. Oopsie, arrow बनाना था. This is 0.5 and 0.6, so let's write 0.6 over here. ठीक है. No need to write them in a specific order. ठीक है. अच्छा, फिर okay, then what do you have? You have this little value over here, which my guess would be minus 2.1, 2.2, so minus 2.15 is what I'm gonna go with. ठीक है. माइनस ये ज़रा डबल चेक कर लेते हैं. हाँ, माइनस है. Okay, there you go. These are the three answers. ठीक है. Remember, इस तरह के क्वेश्चन में you can expect इस तरह का आपको एक standard type of question मिलेगा. ठीक है. And thankfully all the answers are inside the acceptable range, so good job. Okay, question number 4. Sets and Venn diagram. Sets and Venn diagram का question आया था, जल्दी से बताना. आया था. Okay. So here's question number 4. Sets and Venn diagram क्योंकि छोटा टॉपिक है तो उसमें आप ये कह सकते हो कि अगर पेपर 1 में आ गया so it's likely. ठीक है. Please don't miss quote में आगे जाके ये मत कहना कि मैंने कहा था इस वजह से आप पढ़ के नहीं गए. अगर क्वेश्चन आ गया तो it's likely कि ये पेपर 2 में ना आए. ठीक है. Okay. So सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, ज़रा Venn diagram फिल कर लेते हैं और उससे भी पहले एक काम करते हैं, let's write down all the elements. ठीक है. तो यूनिवर्सल सेट x is such that x is an integer 1 से लेकर 10 तक. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. प्राइम नंबर. अच्छा, तो बताओ 1 प्राइम नंबर होगा? जल्दी से बताओ 1 प्राइम नंबर होगा नहीं होगा? Yes, I will be uploading add math videos, don't worry. 1 प्राइम नंबर नहीं होगा. गुड जॉब. बिकॉज नंबर को प्राइम होने के लिए उसके 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होने चाहिए, मतलब वो 2 टेबल्स में आना चाहिए. 1 सिर्फ एक ही टेबल में आता है, इस वजह से इट्स नॉट प्राइम नंबर. सो 2 3 5 7 आपका प्राइम नंबर हो गया. x सच दैट x इज़ अ फैक्टर ऑफ 18. तो 18 के फैक्टर्स कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है और 9 है. 1 2 3 6 and 9. ठीक है, परफेक्ट. ओके. ना सबसे पहले तो देखते हैं कॉमन क्या है. जब भी वेन डायग्राम के टेबल्स, जब भी वेन डायग्राम में वैल्यूज़ फिल करो तो मेक श्योर कि आप पहले कॉमन लिखो. तो कॉमन आपका 2 है और कॉमन आपका 3 है. ठीक है. 2 और 3 दो प्राइम नंबर्स भी हैं और दोनों फैक्टर्स ऑफ 18 भी हैं. अच्छा, फिर प्राइम अलोन कौन से हैं आपके? अच्छा, वेट अ मिनट. हाँ, ठीक है. प्राइम अलोन जो है आपके वो 5 हैं और 7 है और फैक्टर्स ऑफ 18 अलोन आर 6 and 9. अच्छा, क्या रह गया? 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है तो 4 आ जाएगा. 5 है, 6 है, 7 है, 8 नहीं है तो 8 कहीं आ जाएगा. 9 है तो 10 नहीं है, 10 भी बाहर आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, ना राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ P इंटरसेक्शन F. सो वी कैन सी कि एलिमेंट्स का मतलब क्या? 2 and 3, द एक्चुअल एलिमेंट्स. ओके. फिर कह रहे हैं स्टेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P कॉम्प्लीमेंट इन यूनियन F कॉम्प्लीमेंट. अब देखो, इसको अगर आप एक शॉर्टकट इस पर अप्लाई करो ना तो P कॉम्प्लीमेंट यूनियन F कॉम्प्लीमेंट का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है P इंटरसेक्शन F द होल थिंग कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. दिस इज़ इफ़ यू वांट टू यूज़ द शॉर्टकट. इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ द शॉर्टकट, ठीक है, तो आप इसको वैसे भी कर सकते हो. ठीक है. इनफैक्ट लेट मी नॉट यूज़ द शॉर्टकट फर्स्ट. लेट मी डू इट द लॉन्गर वे एंड देन आई विल शो यू गाइस व्हाट द शॉर्टकट इज़. तो P कॉम्प्लीमेंट में अगर हम देखें दैट मीन्स सेट P के बाहर. तो सेट P के बाहर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है और 10 आ रहा है. ठीक है. लेट मी जस्ट डबल चेक. 1 6 9 4 8 10. F कॉम्प्लीमेंट में अगर हम देखें तो F कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आ रहा है? F कॉम्प्लीमेंट में आपके पास आ रहा है 5 7 8 10 and 4. ठीक है. लेट्स मेक अ लिस्ट. P कॉम्प्लीमेंट यूनियन F कॉम्प्लीमेंट. तो ये हो जाएगा हमारा 1, क्रॉस करते रहते हैं. 4 को भी क्रॉस कर देते हैं, दोनों में से कर लेते हैं. फिर 5 है, 5 को भी क्रॉस कर लेते हैं. 6 है, 6 को भी क्रॉस कर लेते हैं. 7 है, 7 को भी क्रॉस कर लेते हैं. 8 है, 8 को भी क्रॉस कर लेते हैं. 9 है, 9 को भी क्रॉस कर लेते हैं और फिर 10 है.
ठीक है, तो ये आपके पास सारे एलिमेंट्स आ गए, सही है। अब आप इनको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका 8 होगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ करते हैं तो शॉर्टकट में आप पहले P इंटरसेक्शन F द होल थिंग कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं, मतलब 2 और 3 को छोड़ के सब लिख लेते हैं। तो अगर आप 2 और 3 को छोड़ के लिखते हैं तो इसमें 1 आता, फिर 4 आता, फिर 5 आता, फिर 6 आता, फिर 7 8 9 एंड देन 10। सो ये आपका टोटल क्या बन रहा है, ये भी आपका 8 ही बन रहा है। ठीक है, so yeah, I hope that explains it. I hope it's clear now. अच्छा, here's part B. Part B says Tara has these 10 number cards. She takes one of the cards at random. Find the probability that the card shows a square number. Okay, square numbers यहाँ पे कौन कौन से हैं ज़रा उनको highlight कर देते हैं. So you have 1 is a perfect square. ठीक है, you have 4 is a perfect square. You have 9, which is a perfect square. So you have a total of 10 cards. Probability of getting a perfect square is 3 upon 10. Okay. Tara takes one of the 10 cards at random, notes the number and replaces it. She repeats this. Okay, इसका क्या मतलब हुआ? If she's replacing the number and then repeating the exact same thing, तो ये what kind of a question are we looking at? चलो, जब तक आप लोग इसका जवाब देते हैं मैं आगे पढ़ रहा हूँ. Work out the probability that both card show multiples of 4. Okay, multiples of 4 को इतने मैं green से highlight कर देता हूँ. With replacement, yes. So you have 4 and 8. ठीक है. So you have two multiples of 4. So you have 4 itself and 8. ठीक है. So 4 multiple of 4 आने की probability पहली दफ़ा में क्या है, 2/10. अगली दफ़ा में भी क्या है, अगली दफ़ा में भी it's 2/10. ठीक है. So what do you get? You get you get 4/100, which if you simplify, which you'll have to because the question says so. So that means it's 1/25. ठीक है. Alright, that's that. Part 3 says Tara takes 2 of the 10 cards at random without replacement. Work out the probability that at least one of the cards shows a number greater than 7. Okay. Takes 2 of the 10 cards without replacement. Calculate the probability that at least one of the cards show a number greater than 7. Okay. अब पहले तो मुझे बताओ greater than 7 में क्या क्या आएगा? Greater than 7 में कौन कौन से numbers आएंगे? 7 होगा उसमें, judging by the question. Yes, 8 9 and 10. ठीक है. अब देखो, अब एक काम करो यहाँ पे, just to make it easy, it's a 3-mark question. ठीक है. So you need to respect the fact that it's a 3-mark question and show all the working. Greater than 7 आपके पास 3 है. ठीक है. और फिर आपके less than और इक्वल कितने हैं आपके पास, 7 है. ठीक है. अच्छा, दिस इज विदाउट रिप्लेसमेंट. ओके. सो वो आपसे कह रहे टेक्स 2 ऑफ द 10 कार्ड्स एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट. वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द कार्ड्स शो नंबर ग्रेटर दैन 7. सो दैट मीन्स 2 कार्ड्स वो निकाल रही है. पहली दफ़ा में ग्रेटर दैन 7 आने के क्या चांसेस होंगे, 3/10. फिर अगली दफ़ा में लेसर देन और इक्वल टू 7 आने के क्या चांसेस होंगे, लेसर देन और इक्वल टू 7 आने के चांसेस होंगे आपके पास. लेसर देन और इक्वल टू 7 आपके 7 होंगे, लेकिन सिंस इट्स विदाउट रिप्लेसमेंट सो दैट मीन्स वो 9 हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब इफ़ आई वर्क दिस आउट, 3 1s और 3 3s और, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 7/30, विच बाय द वे इज़ नॉट द फाइनल आंसर. ठीक है. 7/30 इज़, लेट मी जस्ट डबल चेक, 3 1s और 3, यप. हाँ. अच्छा, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है. बताएं इसमें व्हाट इज़ इट दैट आई एम मिसिंग आउट ऑन ओवर हियर. अभी तक मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया. इस पूरे सवाल में एक की वर्ड है. ठीक है.
देखो इस पूरे सवाल में ना एक की वर्ड है, इट सेज वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द कार्ड्स शोज अ नंबर ग्रेटर देन 7. ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ द कार्ड शोज अ नंबर ग्रेटर देन 7. और क्या हो सकता है? एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट का मतलब कि कोई एक ग्रेटर देन 7 हो, और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि दोनों में ग्रेटर देन 7 हो. ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि दोनों में ग्रेटर देन 7 हो. रिमेंबर व्हेनेवर द क्वेश्चन सेज, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप यू ड्राइंग 3 बॉल्स, ठीक है, एंड सवाल आपसे कह रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 ऑफ देम आर ब्लैक. सो दैट मीन्स इसमें क्या हो सकता है? इसमें आपके पास ब्लैक ब्लैक एंड सम अदर कलर, ठीक है, और कुड बी ऑल 3 ऑफ देम कुड बी ब्लैक. ठीक है, so whenever the question says, like for example uses the word at least one of the cards shows a number greater than 7, so that means अब इसमें हम एक probability ये भी लेंगे कि इसमें तो आपके पास ये जो था वो greater than 7 था, ठीक है, और दूसरा जो था आपका वो lesser than और equal to 7 था. ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम एक possibility ये भी लेंगे कि दोनों greater than 7 हो. अब दोनों के greater than 7 होने के क्या chances होंगे, ज़रा ये देखते हैं. दोनों के greater than 7 होने के chances ये होंगे कि पहली दफ़ा में 3/10 और फिर अगली दफ़ा में क्या होगा 2/9 होगा. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1s और एंड 3 3s और, सो व्हाट वी गेट 2/30. ओके, अच्छा, अभी भी इसमें देयर इज समथिंग एल्स दैट वी आर मिसिंग. अभी भी इसमें देयर इज समथिंग दैट वी आर मिसिंग, एंड वो पता है हम क्या मिस कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ. वो हम ये मिस कर रहे हैं कि हम ये जो हमने सबसे पहले किया था इसका डिफरेंट ऑर्डर भी हो सकता था. ठीक है, इसका एक डिफरेंट ऑर्डर और क्या हो सकता था? इसका एक डिफरेंट ऑर्डर ये भी हो सकता था. अच्छा, यहाँ पे हम और का वर्ड यूज़ करेंगे कि पहला वाला जो होता है वो 7 या 7 से कम होता और दूसरा जो होता आपका वो ग्रेटर देन 7 होता. ठीक है, अच्छा, सो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम ऐसे करेंगे कि 7/10 इंटू 3/9. सो 3 1s और 3 3s और व्हाट वी गेट 7 अपॉन, लेट्स सी, 7/3 1s और, इनफैक्ट मैंने गलत काट दिया, 3 1s और 3, यप, एंड 3 3s और 9. सो ये हो जाएगा हमारा 7/30. अब हम सबको सम करेंगे. अब सबको सम करने का तरीका क्या होगा? सबको सम करने का तरीका, क्योंकि दोनों के सबके डिनोमिनेटर्स 30 हैं, 7/30 प्लस 2/30 प्लस 7/30, तो ये हो जाएगा हमारा 16/30. इसको सिंप्लीफाई कर लो, सो 8/15. ठीक है, अच्छा, आई एम गिविंग एज अ रीकैप ऑफ दिस. ठीक है, और फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन इसका शॉर्टकट ऐसा है कि इसका शॉर्टकट हो सकता है आपको क्लिक करे, हो सकता है आपको क्लिक ना करे. ठीक है, सो इफ़ द शॉर्टकट क्लिक्स टू यू दैट्स ग्रेट, इफ़ द शॉर्टकट डजंट क्लिक, ठीक है, देन दैट मीन्स के यू कैन डू इट द लॉन्गर वे. ठीक है, there's nothing to worry about, no need to feel inferior or anything. So basically सवाल ने ये कहा था कि she is taking 2 cards out of she's taking 2 cards at random without replacement. Work out the probability that at least one of the cards show a number greater than 7. तो हमने एक आंसर हमने ये निकाला कि पहले वाले में greater than 7 आए, फिर दूसरा जो है वो 7 और less than 7 आए. फिर एक पॉसिबिलिटी होती थी कि हो सकती है कि दोनों greater than 7 हो. एंड द थर्ड एंड द फाइनल पॉसिबिलिटी इज़ बेसिकली जस्ट अ रिवर्स ऑफ दिस. ठीक है, हम इसी को चाहते तो टाइम्स 2 कर सकते थे. ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको सेपरेट करके देख लिया कि पहला लेसर देन और इक्वल टू 7, फिर ग्रेटर देन 7. ओके, नाउ वी हैव ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज़, इनको सम करो एंड आंसर को सिंप्लीफाई करके लिख दो, तो क्या आया 8/15. ठीक है, आई जस्ट राइट यहाँ पे कि हमने किन किन को कंसिडर किया है. ठीक है, सो बेसिकली हमने ये किया. अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखूँ ना, सो हियर्स व्हाट आई हैव डन. ये आपका फर्स्ट कार्ड है, या आपका सेकंड कार्ड है. ठीक है, सो इन द फर्स्ट एक पॉसिबिलिटी ये थी कि पहला वाला जो हमारा कार्ड हो वो ग्रेटर हो. ठीक है, ग्रेटर देन 7, और दूसरा जो हो वो हो लेसर और इक्वल. ठीक है, रिमेंबर जो नंबर है वो 7 के बारे में बात हो रही है. ठीक है, लेसर और इक्वल. और दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि इसी का ऑर्डर चेंज कर दो कि लेसर और इक्वल और फिर यहाँ पे ग्रेटर. और तीसरी और फाइनल पॉसिबिलिटी क्या थी? क्योंकि एटलीस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, तो तीसरी और फाइनल पॉसिबिलिटी थी ये थी कि दोनों ग्रेटर हो, दोनों ग्रेटर दैन 7 हो. ठीक है, कहाँ से आ जाते हैं ये? Okay. Is GST or VAT included in the syllabus? Not formally. It's like not formally included. लेकिन of course tax related questions तो आते हैं ना पेपर में. ये तो that's not a surprise for us, is it? Okay. अब ये आ गया ज़रा difficult सवाल. ठीक है.
मेंसुरेशन का क्वेश्चन है पहली बात, और दूसरा इसका जो ये W वाला पार्ट था ये ज़रा काफ़ी फेमस हुआ था, ठीक है. सो वेरी फ्यू पीपल वर एबल टू डू इट, ठीक है, बट यू नो अच्छा चैलेंजिंग क्वेश्चन था. खैर एनीवे लेट्स डू इट. So it says here, show the diagram shows water in the shape of a prism. अच्छा, why is this a prism, by the way? ज़रा मुझे इस सवाल का जवाब दें while I'm reading the question further. The cross section of the tank ABCD is a trapezium. Okay, the base of the tank CDHG is a rectangle. All dimensions are in meters. ED is equals to BC, which is equal to FG, which is equal to EH. ठीक है. Show that the depth d meters of the tank is 0.477. Okay, so before we come to this, answer my question. Okay, why is this a trapezium to begin with? Oh, sorry, why is this a prism? Why is this a prism? Nice hand skills, thank you. Anyone who'd like to answer my question, why is this a prism to begin with, please? Obviously the question stated that, Abdullah, I know that. Yes, parallel and identical faces, yes. Said its prism as it can be cut, be its shape would remain the same. हाँ, क्योंकि अगर आप इसको कट करोगे, ठीक है, तो every time you slice it parallel to the front surface, ठीक है, the trapezium that you have over here, so you'd get the same shape every single time, and that shape would be the trapezium, ठीक है, और वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, ठीक है. एनीवे, सो दैट्स क्लियर्ड. अब हम देखते हैं कि भाई डी की लेंथ हम किस तरह से निकाल सकते हैं. ओके, सो डी की लेंथ निकालने के लिए, अच्छा जी, लेट्स सी हम क्या कर सकते हैं. अच्छा देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये ट्रपीजियम तो है, लेकिन इट्स नॉट जस्ट अ ट्रपीजियम, इट्स एक्चुअली अ ट्रपीजॉइड. ट्रपीजॉइड हम फॉर्मली पढ़ते नहीं है, बट जस्ट टू टेल यू गाइस व्हाट अ ट्रपीजॉइड इज़. ट्रपीजॉइड इज़ बेसिकली जब आपके जो दो स्लांट लेंस होती है ना, जो नॉन पैरेलल लेंस होती हैं, वो इक्वल होती हैं, तो हम उसको ट्रपीजॉइड बोलते हैं, ठीक है. सो अच्छा, मुझे कैसे पता इक्वल है? दिखने पे नहीं जा रहा मैं कि मुझे इक्वल दिख रही हैं, इसलिए बिकॉज आई कैन सी कि ये दोनों 0.5 हैं, ठीक है. सो दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन बनाता हूँ, ठीक है, और अगर मैं यहाँ से भी एक लाइन बनाता हूँ, तो यू नो व्हाट हैपन्स इज कि ये जो अब मैं ग्रीन से लेंथ हाईलाइट कर रहा हूँ, द लेंथ दैट आई एम नाउ हाईलाइटिंग इन ग्रीन is going to be 0.65. okay, so this length right here is going to be 0.65. ठीक है. Now if this is 0.65, okay, and be careful of the fact कि ये पूरी जो होगी आपकी, ये basically 0.95 होगी. क्यों होगी 0.95? मुझे कैसे पता चला? मुझे ये देख के पता चला, ये 0.95 है, ठीक है, तो यही 0.95 आगे को भी होगी, जाहिर है. अब अगर ये 0.95 है, तो मुझे ये बताओ कि if this is 0.95 right here, 0.95, तो इसको मैं a कह देता हूँ. तो ये a और a इक्वल होंगी, और इक्वल होंगी तो कितनी होंगी, और कैसे निकाला आपने? क्विक क्वेश्चन गाइस. पहले तो आई होप यूर ऑल क्लियर इन बिटवीन कि ये 0.65 क्यों है, और दूसरा वो 0.95. खैर 0.95 तो इसका ऑब्वियस, बट ये 0.65 वाली चीज़ आई होप यूर ऑल क्लियर. अच्छा, इसको बेसिकली हम कैसे निकालेंगे? सो ए, जिसको मैं ए बोल रहा हूँ, उसको हम ऐसे निकालेंगे. ए इज़ गोना बी इक्वल टू 0.95 माइनस 0.65 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, यस, गुड जॉब. कौन है? अहनाफ. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली. 0.95 minus 0.65 divided by 2. So what do we get? We get 0.15. Sir, may I calculate this? Well, you should have done that without asking. Sir, please check Instagram after the live stream. I have texted you. Okay, I will check. A equals to 0.15 आ गया. अच्छा, अब we're almost there. अब हमें डेप्थ चाहिए ना, तो डेप्थ को हम एक काम करते हैं, डेप्थ को ज़रा ब्लू से मार्क कर लेते हैं. डेप्थ ज़ाहिर है बाहर हो अंदर हो, होगी तो सेम. सो डी स्क्वायर plus 0.15 squared is equals to 0. Oops, sorry, not plus, is equals to 0.50 squared. And if you've done everything correctly, our answer should in fact be 0.477, correct to 3 significant figures. So 0.5 squared minus 0.15 squared is equals to 91 upon 400. 91 upon 400 का ज़रा हम स्क्वायर रूट निकालते हैं,
तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ आंसर, यप 0.4769, तो इसको हम कर देंगे 0.477, क्या है सेंटीमीटर या मीटर है, खैर दैट्स इररेलेवेंट, बट 0.477. Sir, I made so many blunders in P1. It's okay, you still have a second chance to redeem yourself. Nothing to worry about. Calculate the surface area of the tank. Acha ji. Okay, so that's going to be quite difficult. Quite not difficult but lengthy. Acha, surface area of the tank ज़रा कैसे निकालेंगे बताएं ज़रा मुझे. Help me out here. आगे पीछे तो trapezium है. What about left and right? And the base and the top? What do we have there? अच्छा, in fact before that मुझे ये बताओ कि how many faces do we have in total? What are the total number of faces that we have? Okay, let's see how many faces do we have. We have 1 2 base और bottom निकाल के 2, ठीक है. अच्छा, फिर what do we have? We have left and right, so that's 3 4 5 and 6. So we have 6, just like it's basically like a cuboid, ठीक है. Cuboid में 6 है तो इसमें भी 6 है, ठीक है. अच्छा, so अब देखो सवाल पढ़ो. सवाल आपसे कह रहा है कि द बेस ऑफ द टैंक CDGH या जो भी इज़ अ रेक्टेंगल, ठीक है. सो यू हैव रेक्टेंगल्स एंड देन यू हैव अ ट्रेपेजियम आल्सो, ठीक है. अच्छा, नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रेक्टेंगल. अच्छा, एक काम करते हैं टू बी ऑन द सेफ साइड, इसको ज़रा करते हैं थोड़ी देर के लिए. Let's take a screenshot of this, copy, and let's put it here. Okay, so let's start with the two trapeziums, आगे पीछे, ठीक है. So trapezium आपका जो front पे है उसका हम एरिया कैसे निकालेंगे? उसका हम एरिया निकालेंगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लेंथ्स, जिसकी पैरेलल लेंथ्स है आपका क्या? जिसकी पैरेलल लेंथ्स है आपका 0.65 प्लस 0.95, ठीक है, इनटू द हाइट. डेप्थ हमने अभी कैलकुलेट करी. डेप्थ हमने क्या कैलकुलेट करी? 0.477, ठीक है. एम आई म्यूट? नो, आई डोंट थिंक आई एम म्यूट. सही है. और फिर हम इसको करते हैं टाइम्स 2. सही है. I'm gonna have to put you in. Okay, times 2. Let's work this out. Let's see what we get. So 0.5 और 2 आपका cancel हो गया, ठीक है. These two just take care of each other. 0.65 plus 0.95 into 0.477. So what do we get? We get 0.7632, ठीक है. So let's just double check. Does the tank refer to the whole shape? Yes, the tank refers to the whole shape, ठीक है. So 0.65 into 0.95 into 0.477. So ये आ गया हमारा, wait a minute, 0.65. कोई ज़रा मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करता रहे, so that in case I make an error you can point that out. Yeah, 0.7632 ये आ गया, ठीक है. अच्छा, now let's calculate the area of the rectangles on the left and right, ठीक है. लेफ्ट एंड राइट पे जो रेक्टेंगल्स हैं उनका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उनका एरिया हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे. यू विल हैव 1.60 इंटू 0.50. इसको टाइम्स 2 कर लेंगे. लेट्स वर्क दिस आउट. 0.50 इंटू 1.6 टाइम्स 2, सो दैट्स 1.6, ठीक है. लेफ्ट एंड राइट का आ गया. और जो नीचे रेक्टेंगल है वो है 0.65 इंटू 1.60. 0.65 into 1.60, so that's equal to 1.04. and then जो टॉप है ये आपका बेस था, ठीक है. अब जो टॉप है मैं उसका निकालने जा रहा हूँ.
उसका होगा 0.95 इंटू 1.60 which is 1.52. Okay, now we sum them up. 1.52 plus 1.04 plus 1.6 plus 0.7632. So ये आ रहा है हमारे पास. सर टॉप ओपन है, इज़ इट ओपन? ओ यस यू राइट, टॉप तो ओपन है हमारा, ठीक है, तो टॉप हम इंक्लूड नहीं करेंगे. -1.52. ओके, सो व्हाट वी हैव 3.4032. सो 3.40 पे ही इसको लॉक कर देते हैं. दैट्स इनफ. 3.40 मीटर स्क्वायर. ओके, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट दैट द टॉप इज ओपन. व्हाट वी शुड हैव डन, वी शुड हैव अंडरलाइंड दैट फ्रॉम द गेट गो कि इट हैज़ एन ओपन टॉप. ठीक है, ओके. So why is this only 3 marks? The supposed tank is an irregular shape. It's not an irregular shape, it's a prism. Okay. Acha, you mentioned that. ठीक है, thank you. Okay. Acha, now is part C. Part C says show that W is equals to 0.84 correct to two significant figures. ठीक है. अच्छा, अब जस्ट बाय हैविंग लुक एट दिस क्वेश्चन मुझे बताओ आपको इंस्टेंटली क्या चीज़ स्ट्राइक करिए कि हम इसको किस तरह से करेंगे. कंसिडरिंग कि हम ए निकाल चुके हैं, ठीक है, कंसिडरिंग कि हम ए पिछले वाले पार्ट में जिसको मैं ए कह रहा हूँ वो हम निकाल चुके हैं, ये हम निकाल चुके हैं. सो हाउ डू यू सजेस्ट आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू. व्हाट कॉन्सेप्ट शुड आई यूज ओवर हियर? यस, पाइथागोरस थ्योरम भी हम यहाँ पे, नो वेट अ मिनट, पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज़ कर सकते हम यहाँ पे. देयर इज समथिंग एल्स दैट वी कैन यूज ओवर हियर. आई डोंट थिंक वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम. देयर इज समथिंग एल्स. दो चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. यू कैन डू दिस 2 ways. One, you can do it with the help of similar triangles, ठीक है, what I'm going to do, and the other is you can do it with the help of area. ठीक है, अब area से कैसे करते हैं? I've only heard students tell me कि इसको area से कर सकते हैं. I haven't done it myself. ठीक है, so I'm just going to stick to similar triangles. ठीक है, so basically एक आपका ये triangle है similar जो मैं red से highlight कर रहा हूँ, ठीक है, और एक आपका similar triangle ये है जो अब मैं green से highlight कर रहा हूँ. ठीक है, overlapping है basically. ठीक है, अच्छा, रेड से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसकी डायमेंशंस हमारे पास हैं, एक ए है और एक 0.30 है. ठीक है, ग्रीन से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसकी भी डेप्थ हमारे पास है, हमने निकाली है. ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली 0 पॉइंट, क्या निकाली हमने निकाली 0 पॉइंट व्हाट यू कॉल, हमने निकाली 0 पॉइंट. अच्छा, ए मैंने गलत जगह मार्क कर दिया, सॉरी, आई जस्ट रियलाइज्ड. ए तो ये है आपका, ए इज़ दिस. ठीक है, और ये हम निकाल चुके हैं कितना, ये हम निकाल चुके हैं 0.15. ठीक है, 0.15 एंड 0.15. ठीक है, ओके. नाउ सो लेट्स सी व्हाट आर वी गोइंग टू डू नाउ. ठीक है, इसको ज़रा मैं सही कलर कोड कर दूं ताकि कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को. हियर इज 0.15. ठीक है, इसको हाईलाइट भी पूरा कर देते हैं. ओके, नाउ अब अगर हम इनकी बेसिस का रेशियो निकालें, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ x. ठीक है, जैसे हम गोना कॉल x, तो इनकी जो बेसिस का रेशियो होगा, हम स्विच टू न्यूट्रल कलर ना, वो होगा x ओवर 0.15. ठीक है, और इनकी हाइट्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इनकी हाइट्स का रेशियो होगा 0.30 ओवर 0.477. भाई मेरी सीरीज़ कहाँ से आ गया? दानिश, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. Okay, now let's work this out. So what do you have? You have 0.30 divided by 0.477 into 0.15. तो ये हो गया हमारा x is equals to 0.094. ठीक है, अच्छा, अब रिमेंबर आपको क्या चाहिए, आपको w चाहिए. ठीक है, अब आप w कैसे निकालेंगे? w would be a total of 0.65 plus 2x, whatever it is that you worked out. ठीक है, so w जो भी हमने निकाला है हम उसको टाइम्स 2 करेंगे. ठीक है, और फिर हम उसमें ऐड करेंगे 0.65. सो इफ़ यू डू इट राइट, विच वी हैव थैंकफुली, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है 0.84 मीटर्स. ठीक है, सो आई गिव यू गाइस अ क्विक रन थ्रू ऑफ दिस. सो बेसिकली द टू ट्रायंगल्स दैट वी हैव कंसिडर्ड सिमिलर आर द वंस दैट आई हैव हाईलाइटेड इन ग्रीन एंड द वन दैट आई हैव हाईलाइटेड इन रेड. ठीक है, मैं दोबारा उसको हाईलाइट कर देता हूँ जिससे इट्स क्लियर. ये जो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ इसको कंसिडर किया और एक इसको कंसिडर किया.
0.15 हम पहले का निकाल चुके थे और x हमें चाहिए. अच्छा, क्यों चाहिए हमें x? जरा ये भी क्लियर होना चाहिए, बिकॉज w जो बनेगा, w would be a total of 0.65 plus x. ठीक है. Yes. So हमने क्या किया, हमने पहले इनकी बेसिस का रेशो निकाला जो कि था x upon 0.15 and then 0.30 over 0.15, 0.477. We worked out the value of x, w में उसको times 2 करके ऐड कर दिया, and that's it, we got the answer. Calculate the area of the surface of the water in the tank. Okay, so for the area of the surface of the water in the tank, it's basically the shaded area that we have to calculate. अब हम एक काम करते हैं, इसके राउंड एक ब्लू से आउटलाइन बना लेते हैं, so that we know exactly क्या निकालना है. अच्छा, वैसे लेट्स से अगर आपसे इसका w वाला पार्ट नहीं हुआ, so since you know what value of w you're supposed to get, so you should use that value of w that's mentioned in the question and find out the area. ठीक है. So पैरेलल लेंथ क्या है हमारे पास, 0.65 in w, और हाइट क्या है हमारे पास 0.3. So half into the parallel lengths or 0.65 plus w, और हाइट क्या है 0.3. So if let's say you were unable to show the value of w, you can still get the correct answer by using the value that's given in the question. ठीक है. So let's work this out. 0.65 plus 0.84 times 0.3 divided by 2. तो यार 0.2235. Let's just be on the safe side and see के ये answer. Okay, let's see. 0.65 plus 0. 0.84 plus 0.65 into 0.3. Why is math obsessed with assumptions? Assumption कहाँ पे आ गया बेटा? Okay, so ये आ गया हमारे पास क्या? ये आ गया हमारे पास 0.2235. Okay, इसको हम 0.224 कर देते हैं. That's enough. There are no assumptions in this question. Just so it's clear, there are no assumptions. क्या assume किया हमने इस question में, मुझे बताओ. Okay, now moving on to question number 6. अच्छा, before I move on to question number 6, जरा इसका आंसर चेक कर लेते हैं part 2 का, just to make sure that we've done it correctly. 0.838. Wait a minute, इसका आंसर 1.34 आ रहा है. Have I made a calculation error or something? The diagram shows water to a depth of. Calculate the area of the surface of the water in the tank. अच्छा, एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर. ओके, माय बैड. एरिया ऑफ द सरफेस निकालना है. सही है. एरिया ऑफ द सरफेस हम कैसे निकालेंगे? 0.65 इंटू 1.60. ओके, चलें आप लोग, यू गाइस टेल मी कि व्हाट एग्जैक्टली डज द क्वेश्चन मीन व्हेन द क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर इन द टैंक. पार्ट 2 पढ़ें ज़रा गौर से. ठीक है. This question entirely तो difficult नहीं है. It's not entirely difficult, but yeah, there are difficult parts to it, and you have to be very careful to watch out for the little details. So a quick question for you guys. मुझे ज़रा ये बताओ, when the question is saying calculate the area of the surface of the water in the tank, इससे क्या मुराद है question की? ज़रा मुझे जल्दी से बताओ, and in the meantime I'm just going to put my laptop on charge.
Okay, before we move on, मुझे बताओ आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? I've just switched microphones, so I hope you guys can hear me all right. Okay. Assalamualaikum sir, I gave this paper last year. I wanted to say the reason why I passed was because of you. Okay, thank you Ibrahim. Happy to have helped. Happy to have helped. Okay, so ये shape है आपके सामने, ठीक है? And here's the question. सही है, सवाल आपसे पूछ रहा है calculate the area of the surface of the water in the tank. ठीक है? Thank you Zainab, appreciate that. तो बताएं, how do you calculate the area of the surface of the water that's in the tank? ओके, अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया. जल्दी से बताएं so we can move on to the next question. Area of the surface of the water in the tank. No, it doesn't say volume of the water, it says area of the surface of the water in the tank. मतलब टैंक में जो पानी है आपने उसका, अच्छा इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 1.34. ठीक है, द करेक्ट आंसर इज 1.34. एड मैथ की स्ट्रीम शुरू होगी इंशाल्लाह कल से. Nope, it's not 1.074. अभी बताया ना मैंने आपको, it's 1.344. It's 1.344. Yes, this stream will continue at 7:15 every day. Okay, guys, can you hurry up and tell me the answer to C part 2, please? आप लोग मुझे C part 2 का आंसर बताओ. I'm just gonna take a quick 2-minute break. ज़रा मैं पानी वानी पी के आ रहा हूँ and then I'll come back. ठीक है? Question आपके सामने है. सही है, if you want I can bring the actual figure here also. Copy it. Paste it here. ठीक है, and I'll just write here okay, be right back in 2 minutes. ओके, ठीक है, फिर इसके बाद हमने इस पेपर को कंप्लीट करना है, एक ही गो में कंप्लीट करेंगे एंड दैट्स इट.
ओके सो आई थिंक ब्रेक ज़रा थोड़ी लंबी हो गई, बट एनीवे एनीवन हु इज़ एबल टू सॉल्व दिस, हु हैज़ सॉल्व दिस बाय नाउ? एनीवे चलो मैं कर रहा हूँ उसको सॉल्व, ठीक है। अच्छा मैं ज़रा इसके आंसर्स देख लूँ। 5.76 5.76 is not the answer. Who else? Anyone else who's given the answer? 4.2 5.76. अच्छा ये तो फिर और पीछे चला गया मैं। ओके अच्छा सो देखो बेसिकली पहले तो देख लेते हैं कि इसमें गलत क्या किया था, ठीक है। जब हम सॉल्व कर रहे थे तो इसमें गलत ये क्या था कि हमने सही से सवाल नहीं पढ़ा। तो इट सेज कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर इन द टैंक, ठीक है। ये सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहा, एरिया ऑफ द सरफेस, ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग? द क्वेश्चन इज सेइंग एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर। सरफेस ऑफ द वाटर क्या होता है? सरफेस ऑफ द वाटर होता है जो पानी की जो ऊपर जो तय होती है, ठीक है, मतलब जो जो टॉप पार्ट होता है, ठीक है। सो सरफेस ऑफ द वाटर जो होगा वो देखो वो कैसा होगा आपका बेसिकली इट्स गोइंग टू बी अ रेक्टेंगल, ठीक है। अगर हम वापस इस पे आएँ तो इसमें जो पानी होगा, पहले तो एक काम करते हैं कि इसको ज़रा, हाँ देखो अब जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ ना उस पर ज़रा गौर करना, ठीक है। सो दिस इज़ योर वाटर राइट, दिस इज़ व्हाट द वाटर इन द टैंक विल लुक लाइक। फाइंडिंग आउट द सरफेस ऑफ द वाटर मीन्स, एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर मीन्स कि ऊपर जो आपका बिल्कुल टॉप पे जो रेक्टेंगल बन रहा होगा, ठीक है, जहाँ पे आपका पानी ख़त्म हो रहा होगा, तो पानी का जो सरफेस है वो जो रेक्टेंगल बना रहा होगा आपको उसका एरिया चाहिए, ठीक है। यस दिस क्वेश्चन इज़ कन्फ्यूजिंग। जब वो आपसे बोल रहा है क्या, जब आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर इन द टैंक, ठीक है। अब आपको ये वाला एरिया चाहिए। अब ये वाला एरिया हम कैसे निकालेंगे? हम करेंगे W इंटू 1.60, ठीक है। W हम निकाल चुके हैं। W हमने कितने निकाली थी? हमने निकाली थी 0.84। 0.84 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.60 से, सो 0.84 मल्टीप्लाइड बाई 1.60, सॉरी 0.84 मल्टीप्लाइड बाई 1.60, सो दैट गिव्स अस 0.1344। ओहो वेट, मैंने 0.084 कर लिया। 0.84 इंटू 1.60 दैट गिव्स अस 1.344 मीटर स्क्वायर। ओके मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले तो ज़रा इस क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर इन द टैंक, ठीक है। लेट मी सी इफ आई कैन एक्सप्लेन दिस टू यू गाइस विद द हेल्प ऑफ एन ऐप मे बी। आई जस्ट होप उस ऐप में ये शेप मिल जाए मुझे। आई नो दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ चलो मिल गया, ग्रेट। ओके सो देखो हमारा जो ट्रेपीजियम है वो किस तरह से रखा हुआ है ज़रा देखते हैं। अच्छा इसी तरह से है लेकिन उल्टा है, ठीक है, ऐसा रखा है ना हमारा ट्रेपीजियम। अच्छा देखो अब इस ट्रेपीजियम में क्या है? इस ट्रेपीजियम में है हमारे पास, वी हैव वाटर इन दिस ट्रेपीजियम, ठीक है। अच्छा अब ज़रा गौर से देखना, पानी जो है हमारे पास, पानी हमारे पास इस तरह से है कि एक ये लाइन, यहाँ से ये लाइन जा रही है, ठीक है, फिर यहाँ से एक ये लाइन जा रही है, यहाँ से एक ये लाइन जा रही है, यहाँ से एक ये लाइन जा रही है, ठीक है। सो बेसिकली आपने क्या करना है, आपने जो ये रेक्टेंगल बन रहा है ना, ठीक है, इग्नोर द ट्रायंगल दैट वी हैव इन बिटवीन, ठीक है, जो ये रेक्टेंगल बन रहा है ना, आपने इसका एरिया निकालना है। Why? Because the question is asking you what? The question is asking you for the area of the surface of the water in the tank. ठीक है, क्या पूछ रहा है सवाल आपसे? सवाल आपसे पूछ रहा है कि the question find out the area of the surface of the water. This is the surface of the water. ठीक है, इसको मैं लेबल कर लेता हूँ. Let's call it A, B, C and D. ठीक है, D मैंने गलत जगह रख दिया. This is D. Yeah, A, B, C, D is the surface of the water. आपने इसका एरिया निकालना है. अब इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? इसके एरिया के लिए हम ये W यूज़ करेंगे, ठीक है, और W को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 1.60. ठीक है। नाउ दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट शेप, ठीक है, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि सरफेस ऑफ द वाटर से क्या मतलब था। सरफेस ऑफ द वाटर से बेसिकली ये मतलब था, ठीक है। सो वर्क दिस आउट, 0.84 इंटू 1.60 ये आ जाएगा। यस, अपर पार्ट ऑफ द रिमांड, एग्जैक्टली। ओके, होप दैट्स क्लियर नाउ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सेज, अब ये भी, इसमें भी ना एक 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ज़रा इसको भी ज़रा ध्यान से सॉल्व करेंगे।
सर इस क्वेश्चन का पहला पार्ट बता दें कैसे करा। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या था? पहला पार्ट में आपको डेप्थ चाहिए थी ना, डेप्थ के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया। ये हमने निकाला 0.95 में से 0.65 माइनस करा, उसको डिवाइड बाई 2 करा, तो ये पार्ट आ गया। और फिर दिस स्क्वायर्ड प्लस डी स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 0.5 स्क्वायर्ड। हाउ डू आई परमानेंटली हाइड दिस गाय? Yes, the water is exactly what I just drew. ठीक है, ठहरो मुझे ज़रा इसको स्पैम में डालने दो। Okay, now. Anyway, question number 6. Question number 6 says Kareem and Nabila are running in the field. Kareem starts running from B. Diagram को भी देखते रहो ज़रा साथ साथ. At the same time as Nabila starts running from D. Nabila runs from D to C at a speed of 12.2. ठीक है. And Kareem runs from B to C at a speed of 11.5. Okay, work out how much time Kareem waits at C before Nabila arrives. Give your answer in minutes and seconds correct to the nearest second. Okay, so there's a lot of working over here, okay, and you also have to be very careful. So Kareem starts running from B at the same time as Nabila starts running from D. ठीक है, दोनों कहाँ भाग रहे हैं? दोनों C की तरफ भाग रहे हैं. So the common point is this. ठीक है, they're both are running towards a common point and that is point C. ठीक है, so let's talk about Nabila first. ठीक है, so जो Nabila distance भाग रही है वो है, since she is running from D to C, so her distance is 750. लेकिन be careful, इस question में काफ़ी सारे कैच हैं. एक पहला कैच जो है वो ये है कि इस क्वेश्चन में जो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है वो मीटर्स में दिया हुआ है. So 7 और स्पीड जो दी हुई है वो किलोमीटर्स पर आवर में दिए हुए है. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स कन्वर्ट द मीटर्स इनटू किलोमीटर्स. तो ये 0.75 किलोमीटर्स हो जाएगा. एंड द स्पीड एट विच शी इज़ रनिंग इज़ 12.2 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम एज वी नो इज़ डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट? टाइम इज इक्वल्स टू, लेट्स वर्क दिस आउट. So distance is 0.75 and the speed is 12.2. So what do we get? We get 0.0614. अच्छा, अब एक काम ही करो, क्योंकि दिस इज़ नॉट द फाइनल आंसर. ठीक है, 6147 ये चलता रहेगा. हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किस में? इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू मिनट्स. हो कैसे? टाइम 60 करेंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? ये हमारे पास आ रहा है टाइम इज़ इक्वल्स टू 3.6885 मिनट्स. ठीक है, अभी इसके मिनट्स और सेकंड्स बाद में देखेंगे. ठीक है, अभी इसके मिनट्स और सेकंड्स हम बाद में देखेंगे. अभी सिर्फ इसको इस तरह करके छोड़ देते हैं. ठीक है, अच्छा, फिर आते हैं कहाँ पे? फिर आते हैं यहाँ पे. लेट्स टॉक अबाउट करीम. करीम के लिए लेट मी स्विच टू अनदर कलर. करीम इज़ रनिंग फ्रॉम बी टू सी. सो करीम का जो डिस्टेंस है, हिज डिस्टेंस इज़ बेसिकली 425. ठीक है, इसको भी डिवाइड बाय 100 कर लो तो हो जाएगा 0.425 किलोमीटर्स. एंड हिज स्पीड इज़ बेसिकली 11.5 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है, यू सी द अमाउंट ऑफ वर्किंग दैट्स रिक्वायर्ड ओवर हियर. टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो लेट्स वर्क दिस आउट. 0.425 डिवाइड बाय 11.5 इंटू 60 भी कर लो उसका हाथ के हाथ. ठीक है, तो इसका जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 2.1739. ओके, नाउ फाइंड आउट द डिफरेंस इन देयर टाइम्स. ठीक है, लेट्स फाइंड आउट द डिफरेंस इन देयर टाइम्स. तो वो हो जाएगा 3.6885 माइनस 2.1739. ठीक है, तो एक वैल्यू तो मेरे कैलकुलेटर में, दूसरी मैं लिख रहा हूँ 3.6885 माइनस आंसर. ठीक है, तो ये मेरे पास आ रहा है क्या? ये मेरे पास आ रहा है 1.47 मिनट्स. ठीक है, अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि 1.47 तो चलो इट्स कंफर्म ना कि ये 1 मिनट होगा. 0.47 को सेकंड्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे? .47 को सेकंड्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, why have I divided it by 1000? The reason why I divided by 1000 is because वो मीटर्स था और हमें उसको कन्वर्ट करना था किस में? हमें इसको कन्वर्ट करना था किलोमीटर्स में. ठीक है, येस वी कैन यूज़ द कैलकुलेटर हैक ऑल्सो. ठीक है, बट जस्ट अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस कि इसको कैसे करेंगे.
मल्टीप्लाइड बाई 60, ठीक है। सो देखो 1.47 मिनट्स के लिए 1.47 मिनट्स के लिए इट्स कन्फर्म कि ये 1 मिनट होगा ना। अब ये 0.47 का क्या करेंगे, 0.47 को टाइम्स 60 कर लो, ठीक है। सो 0.47 टाइम्स 60 तो ये हो जाएगा 28.2, ठीक है। सो 28.2 इज हाउ मेनी सेकेंड्स, इट्स 28 सेकेंड्स, ठीक है। ओके नाउ एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ द कैलकुलेटर हैक दैट आई पोस्टेड, ठीक है। दिस ऑलवेज दैट, वो भी यूज़ करें प्लीज़, ऑफ कोर्स दे आर देयर फॉर अ रीज़न, लर्न हाउ टू यूज़ दैम। लेकिन कैलकुलेटर हैक यहाँ पे यूज़ करना ज़रा थोड़ा मुश्किल होगा, सो इट्स बेस्ट कि आप इसको ब्रेक करके कर लो, ठीक है। अच्छा, then part B says B is due east of A and D is due south of A. B is on a bearing of 0.35 degrees from D. Calculate AD. Okay. AD की हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है। अच्छा ज़रा एंगल्स देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। एंगल्स हमें गिवन है B is due east of A and D is due south of A, ठीक है, ये तो हमें दिख रहा है। B is on a bearing of 35 degrees from D. Okay, so that's important. B is on a bearing of 35 degrees from D, तो ये आपको दिया हुआ है 35 डिग्रीज, ठीक है। और क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है, कैलकुलेट करने को कह रहा है AD। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है। AD हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, AD के लिए AD देखा जाए तो एडजेसेंट साइड हो गई, ठीक है, और जो साइड हमें दी हुई है वो अपोजिट साइड हो गई। सो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, हम लगाएंगे, बताओ जल्दी से, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, हम लगाएंगे tan 35 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो 285 अपॉन AD। सो लेट्स वर्क आउट AD क्या हो जाएगा, 285 डिवाइडेड बाई tan 35, 407.02। तो करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमें इसको 407 पे लॉक करना पड़ेगा। ओके नाउ एनी क्वेश्चंस सो फार इस पार्ट, ये तो पार्ट तो आसान था, इसमें होपफुली किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, नाउ कम्स अ डिफिकल्ट पार्ट वेयर इट सेज कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ C फ्रॉम D। ओके, बेयरिंग ऑफ C फ्रॉम D C फ्रॉम D के लिए इट्स अ 5 मार्क क्वेश्चन, ओके, सो यू हैव टू ट्रीट इट अकॉर्डिंगली। C फ्रॉम D के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला एंगल किसी तरह डिटर्मिन करना पड़ेगा, ठीक है, BAD। तो ये इसकी वर्किंग ना मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू कीप द फिगर इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है। या बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ पे नहीं करते इसकी वर्किंग, इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और इसको नीचे लेके चलते हैं। अच्छा ये बताओ, पेपर 1 में बेयरिंग आई थी, डिड यू गाइस हैव बेयरिंग इन पेपर 1? ओके, सो बेसिकली द एंगल दैट वी हैव टू वर्क आउट इज दिस इंटायर एंगल। उससे पहले मुझे ये x निकालना पड़ेगा, ठीक है, x नहीं कहते इसको, चलो a कह देते हैं। अब a भी निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, a भी निकालने से पहले हमें AD जो कि अभी हमने निकाली 407, हमें वो यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, 407 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और हमें BD निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। BD इज़ गोना बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 407 स्क्वायर्ड प्लस 285 स्क्वायर्ड, ठीक है। So BD is equals to, let's just work it out directly, square root of 407 squared plus 285 squared, ठीक है। So BD आ गई हमारे पास 496.86, so on and so forth। अच्छा, so अगर हमारे पास ये आ गई 496.86, so अब हम देख रहे हैं इस ट्रायंगल को जो मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ। we're gonna use this triangle and we're gonna use it to find one angle, ठीक है। अब ये एंगल निकालने के लिए हम कैसे क्या यूज़ करेंगे, व्हाट यू डू व्हेन यू हैव ऑल 3 साइड्स एंड यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट वन लेंथ, यूज़ कोसाइन रूल, ठीक है। अब कोसाइन रूल कैसे यूज़ करेंगे, कॉस ऑफ A इज इक्वल्स टू 496.86 का स्क्वायर प्लस 750 स्क्वायर माइनस 425 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 496.86 इंटू 750, ठीक है। सो विल वर्क दिस आउट और फिर हम इसको इन्वर्स करेंगे। इट्स ऑलवेज बेस्ट कि अगर आप ए की एग्जिस्टिंग पार्ट में वैल्यू यूज़ करो, सो डू नॉट यूज़ द राउंडेड ऑफ वैल्यू, ठीक है। सो 496.86 स्क्वायर प्लस 750 स्क्वायर माइनस 425 स्क्वायर ओवर 2 इंटू 496.86 ब्रैकेट 750 ब्रैकेट क्लोज। कॉस्ट इन्वर्स ऑफ द आंसर करते हैं तो हमारे पास ए आ जाएगा, क्या हमारे पास ए आ जाएगा 32.47। अच्छा, एंगल रिमेंबर, कोई भी एंगल हो, एंगल हमेशा करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस ही दिया जाता है। तो अब बेयरिंग कैसे निकालेंगे, अब बेयरिंग होगी हमारी 35 प्लस 32.5, ठीक है। सो इसमें 35 ऐड कर रहा हूँ मैं,
तो ये आ गई 67.47, जिसको हम कर देंगे 67.5 डिग्रीज। बट रिमेंबर कि हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 0 पहले डाल के लिखेंगे, तो हो जाएगा हमारा 067.5। अब इस 0 के मार्क्स होते हैं या नहीं होते, ये आई एम श्योर आप लोगों का एक सवाल होगा, इसका मैं जवाब नहीं दे सकता, ठीक है। सिंस एक रूल है तो इट्स बेस्ट टू फॉलो दैट रूल। अच्छा ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेज, ये भी स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किल लगा था, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस आई थिंक वाज, ये क्वेश्चन इसकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ओवररेटेड है, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। So it says here are first 4 terms of a sequence, find an expression for the nth term of the sequence. Okay, so how do you go to the nth term? Well, plus 6 plus 6 plus 6, ठीक है। So common difference is 6, the first term is 1, so tn कैसे निकालेंगे, 1 plus n minus 1 times 6, so tn किसके बराबर हो जाएगा, tn हो जाएगा हमारा 1 plus 6n minus 6, so tn is equals to 6n minus 5, there you go. 6n minus 5 is your answer. Okay. Then she says, Lee says there are no even numbers in the sequence. Use the expression for the nth term to explain why he is correct. Okay. अब इसमें even number इसलिए नहीं होगा क्योंकि 6n क्या होगा, 6n हमेशा even होगा, ठीक है, this will be always even। और minus 5 क्या होगा, ये आपका odd होगा, obviously ये तो odd number है। So even minus odd always gives you an odd number, ठीक है, ये याद रखना। even में से जब भी कोई odd number माइनस करेंगे, you always get an odd number। okay, part B। Part B says, here are the first 4 terms of a different sequence, find an expression for the nth term of this sequence। okay, अब इस sequence में honestly speaking you just had to use common sense and you just had to analyze the terms carefully to find out what the correct nth term would be। okay, now if you look at the first if you look at the numerator, तो 2 4 8 16 ये क्या है, 2 4 8 16, what are these, 2 4 8 and 16, what do you think? yes, W ढूंढ लिया अब्दुल्ला। okay, guys quickly, 2 4 8 16, what are these? ठीक है, डबल तो हो रहे हैं, ठीक है, but yes there are multiples of 2 also, but there is something else I'm looking for। multiples of 2 का टेबल तो नहीं है, अगर 2 का टेबल होता तो फिर उसमें 8 भी आता, 10 भी आता, 12 भी आता, 14 भी आता, ठीक है, so it's not 2 का टेबल। so 2 4 8 and 16, okay I'll tell you, इसमें ना बेसिकली इसमें एक छोटा सा सरप्राइज़ ये था कि नॉर्मली हमारे पास एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस, देखो हर पेपर में ना कोई इस तरह का सरप्राइज़ आता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस हमारे सिलेबस में रेयरली आई, इनफैक्ट ना होने के बराबर हैं, लेकिन इस पेपर में आ गई थी, ठीक है। सो बेसिकली 2 4 8 and 16 आर पावर्स ऑफ 2, क्या है, 2 4 8 and 16 आर बेसिकली पावर्स ऑफ 2। सो 2 is 2 to the power 1, 4 is 2 squared, 8 is 2 cubed and 16 is 2 to the power 4। so that means अब अगर if you go to the nth term, तो इसकी nth term क्या होगी, इसकी nth term होगी 2 to the power n। okay, and what about the denominator? denominator में देखो you have फर्स्ट टर्म है तो फिर आपके पास 3 का स्क्वायर है, सेकंड टर्म है तो फिर आपके पास 4 का स्क्वायर है, थर्ड टर्म है तो फिर आप 5 को स्क्वायर कर रहे हो, फोर्थ टर्म है तो आप 6 को स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है। सो दैट मीन्स द टर्म, अभी मैं नीचे टर्म नंबर्स लिख रहा हूँ 1 2 3 4, द टर्म दैट यू आर स्क्वायरिंग इज ऑलवेज 2 ग्रेटर देन द टर्म नंबर, ठीक है। 3 है तो 5 को स्क्वायर कर रहे हो, 3 है तो 4 है तो 6 को स्क्वायर कर रहे हो, 2 है तो 4 को स्क्वायर कर रहे हो। सो दैट मीन्स इसी तरह से जब nth टर्म की बारी आएगी तो nth टर्म में हम किसको स्क्वायर करेंगे, विल स्क्वायर द टर्म दैट इज 2 ग्रेटर देन n, दैट मीन्स वी विल स्क्वायर n प्लस 2 होल स्क्वायर। अब आप इसको एक्सपैंड करके भी लिख सकते हो और आप इसको इसी कंप्रेस्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। सो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा 2 to the power n over n plus 2 द होल थिंग स्क्वायर्ड, ठीक है। स्क्वायर नंबर्स तो हैं, लेकिन स्क्वायर नंबर्स के साथ साथ आपको ये भी फिगर आउट करना होता है कि किस तरह से स्क्वायर है, मतलब
क्या सीधा सीधा n स्क्वायर होगा? n स्क्वायर जब होता है जब यू हैव 1 4 9 36 1 4 9 16 25 36, ओके। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो स्क्वायर्स हो रहे हैं वो हमेशा 2 ग्रेटर हैं। सो फोर्थ टर्म है तो 6 स्क्वायर है, थर्ड टर्म है तो 5 स्क्वायर है, टू टर्म है तो 4 स्क्वायर है, विच इज़ वाई इफ़ यू हैव द nth टर्म सो इट्स गोना बी n + 2 होल स्क्वायर। मेरे कमेंट्स शो क्यों नहीं रहे? फ़ायदा आपके कमेंट्स बिल्कुल शो हो रहे हैं। Sir, is it wrong if you write 2n rather than... Yes, of course, Mania, it's wrong. 2 to the power n is something else. Okay. 2 to the power n is something else. Do you know how weightage is applied? Yeah. That's pretty simple. Okay. कल फिजिक्स है। अच्छा, ये पेपर एंड होने वाला है, ठीक है। Just I think 2 more questions to go and that's it. The nth term of another sequence is given by u to the power n is equals to 3n square minus 6n plus 5. The first term in the sequence with the value greater than 2000 is u to the power k. Find the value of k. Okay. अब इसके लिए आप क्या करो, बजाय इसके कि आप ग्रेटर देन 2000 के चक्रों में पढ़ो, आप सीधा सीधा इसको 2000 कर लो, ठीक है। और देखो कि वो आपको कौन सी टर्म दे रहा है, क्योंकि वो kth टर्म है तो n को भी k से रिप्लेस कर दो, ठीक है। एंड सेट दिस इक्वल टू 2000, हो रहा है। तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6k माइनस 1995 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली विल हैव टू यूज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड हमेशा एक ना एक सवाल आता है। सो आई थिंक इफ़ यू जस्ट मेमोराइज द क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपके समझें 2-3 मार्क्स तो पक्के हैं आपके, ठीक है। सो there is always one question that's related to the quadratic formula. इसमें भी I will encourage you guys to use your calculator to check your answer. I repeat, to check your answer. ये नहीं कि आप सीधा calculator में डाल के कर लो, सही है। फिर मार्क्स की उम्मीद ना रखना। ओके, अब यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आ रहा है k का, वो आ रहा है 26.80 और k is equals to -24.80। अब क्योंकि हम टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम नेगेटिव टर्म तो लेंगे नहीं, लेकिन 26.80 आ रहा है। अब मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k गोइंग टू बी इफ इट्स 26.80। सो द क्वेश्चन कैटेगोरिकली सेड फाइंड द फर्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस विद द वैल्यू ग्रेटर देन 2000, ठीक है। अब 26.8 के इट्स एग्जैक्टली इक्वल टू 2000, सो दैट मीन्स अगली टर्म कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगली टर्म कर लेंगे तो फिर ग्रेटर हो जाएगा। सो दैट मीन्स k इज इक्वल्स टू व्हाट, k इज इक्वल्स टू 27। देखो पेपर 2 जो है, पेपर 2 के बारे में लोग कहते हैं कि मुश्किल है, मुश्किल नहीं होता, इट्स जस्ट लेंदी, ओके। इट्स लेंदी, सो यू नीड टू कीप योर टेम्परमेंट वाइल सॉल्विंग पेपर 2। 2.5 घंटे का पेपर है तो जाहिर है ऑब्वियसली इट्स गोना टेक अ टोल ऑन यू, सो यू नीड टू गेट गुड स्लीप, ओके। कोई भी आपका टेक्निकल पेपर है उसके लिए यू नीड टू गेट गुड स्लीप, ठीक है। एंड यू नीड टू कीप योर टेम्परमेंट एंड मेक श्योर टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड ऑल्सो, ओके। इसका थ्रेशोल्ड ऑल टाइम लो था, यस। इसका थ्रेशोल्ड लो था, यस, ओके। नाउ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे? वी विल डू 3 माइनस माइनस 2 द होल थिंग स्क्वायर्ड प्लस 3 माइनस 1 द होल थिंग स्क्वायर्ड। सो ए बी इज इक्वल्स टू 3 माइनस माइनस 2 इज 5 का स्क्वायर इज 25, 3 माइनस 1 इज 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। ए बी इज स्क्वायर रूट ऑफ 29 which is equal to what, which is equal to 5.39, okay. ABCD is a square with sides AB, BC, CD and DA. Point C is below the x-axis. Find the coordinates of point C. Okay. अच्छा, ये कैसे करेंगे ज़रा बताएं मुझे। ABCD आपका एक स्क्वायर है, मैं इतना ड्रॉ कर रहा हूँ इसका, एंड आई वांट यू गाइस टू टेल मी कैसे करेंगे। ये भी ज़रा एक थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 1। अच्छा जी, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 3। वो बेसिकली मैंने जो हार्डेस्ट है उसको मैंने वो कहा हुआ है, ठीक है, साथ द हार्डेस्ट पेपर को मैंने ये कहा हुआ है, ओके। नाउ द क्वेश्चन से ज़रा क्वेश्चन को गौर से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि
बी आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज सेइंग पॉइंट सी इज़ बिलो द एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। ये भी ज़रा मुश्किल सवाल है, ठीक है। We can draw this in the exam. Yes, you should. You should draw this in the exam. You should definitely draw this in the exam. ठीक है। अच्छा देखो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, ये भी बेरली बच्चों से हुआ था, ठीक है। सो देखो, अगर ए बी स्क्वायर है, सही है, तो ए बी को ज़रा, अब इसमें ना वेक्टर्स भी इन्वॉल्व है, जस्ट बाय द वे इसमें वेक्टर्स भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ए बी जो हमारा वेक्टर है, ए बी ज़रा वेक्टर की टर्म्स में अगर हम देखें तो हम -2 से 3 जा रहे हैं, ठीक है, सो दैट मीन्स इट्स 5 पॉजिटिव, ठीक है, अब सॉरी, एंड हम 1 से 3 जा रहे हैं, दैट मीन्स वाई जो इसका वो 2 पॉजिटिव है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो पॉइंट सी होगा, पॉइंट सी इस तरह का होगा, ठीक है, लेकिन वो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, ठीक है, क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ व्हाट इज वेक्टर्स बी टू सी गोइंग टू लुक लाइक, जल्दी से मुझे बताओ व्हाट इज वेक्टर बी टू सी गोइंग टू लुक लाइक, कंसिडरिंग कि ये आपका परपेंडिकुलर है। जल्दी से बताओ मुझे व्हाट इज वेक्टर बी टू सी गोइंग टू लुक लाइक कंसिडरिंग कि ये परपेंडिकुलर है। बेटा अब जो हो गया सो हो गया, उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आने वाला है उसका तो कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये पेपर जो था ना, ये पेपर एक एक्सेप्शन था, ठीक है। आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि हम वहाँ कैसे सोचेंगे, दैट्स बिकॉज दिस पेपर वाज एन एक्सेप्शन, इसीलिए इसका थ्रेशोल्ड भी लो था, ठीक है। ये एक मुश्किल पेपर है, देयर इज नो डिनाइंग दैट, ठीक है, नोबडी सेइंग कि दिस इज ईजी, दिस इज अ डिफिकल्ट पेपर विच इज़ वाई द थ्रेशोल्ड वाज रियली लो, ओके। नाउ बी टू सी जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल। सो अब जो नया वेक्टर है हमारा, नया वेक्टर पता है क्या हो जाएगा, हो जाएगा -2, 5। दैट मीन्स, यू नो व्हाट दैट मीन्स कि इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम, और दैट मीन्स इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 2, -5, 2, -5, 2, -5, ठीक है। दैट मीन्स इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम बी टू सी, ठीक है, अब मैं क्या करूँ, मैं गौर से सुनना मेरी बात, इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम बी टू सी, हियर्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू, you're going to go 2 units to the right, ठीक है, क्या करोगे, you're going to go 2 units to the right, सही है, तो ये 2 हो गया। अब देखो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, b के कोऑर्डिनेट्स हैं b का जो x कोऑर्डिनेट है वो 3 है, ठीक है। सो अगर आप 3 से इफ़ यू गो 2 units towards the right, ठीक है, लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग वेरी केयरफुली, b से इफ़ यू गो 2 units towards the right, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका x कोऑर्डिनेट 5 हो जाएगा, एंड देन यू गो 5 units डाउनवर्ड्स, क्या करेंगे हम, फिर हम जाएंगे 5 यूनिट्स डाउनवर्ड्स, लेकिन वो फिर बी ए नहीं हो जाएगा, नहीं बी ए नहीं हो जाएगा, इट्स गोना बी फ्रॉम बी टू सी, ठीक है। सो अभी मैं आपको बताता हूँ, एंड देन बी का जो आपका वाई कोऑर्डिनेट है वो 3 है, 3 से इफ़ यू गो 5 यूनिट्स डाउनवर्ड्स, सो 3 - 5 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, सो दैट मीन्स जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 5, -2, ठीक है। अच्छा अब आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन। सो बेसिकली इसमें जो रियलाइजेशन थी वो रियलाइजेशन ये थी कि आपने यहाँ पे वेक्टर्स यूज़ करना है। कैसे रियलाइज़ होगा हमें कि यहाँ पे आपने वेक्टर्स यूज़ करना है, वेल लेट्स जस्ट होप कि एग्जाम में आपको क्लिक कर जाए, क्योंकि लाइक आई सेड दिस इज़ अ डिफिकल्ट पेपर, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फाउंड दिस क्वेश्चन आल्सो वेरी चैलेंजिंग। सो देखो ए से बी हम कैसे जा रहे हैं, ए से बी हम जा रहे हैं 5 राइट एंड 2 अप, ठीक है, 5 राइट एंड 2 अप। अब आप क्या करें, अब आप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दें, दैट मीन्स आप 5 को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -5 हो जाएगा और फिर रेसिप्रोकल कर दें, ठीक है। सो ये 2/-5 हो गया, ठीक है। अब दैट मीन्स बी टू सी जाने का तरीका क्या है कि 2 टू द राइट एंड 5 डाउन, सो 2 टू द राइट एंड 5 डाउन फ्रॉम बी, दैट मीन्स कि आप 3 में, या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि वंस यू हैव वेक्टर बी सी, तो यू नो व्हाट वेक्टर बी सी इज गोइंग टू बी इक्वल टू, इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू ओ सी माइनस ओ बी, तो आप ओ सी को सब्जेक्ट बना के यू कुड डू इट लाइक दिस ऑल्सो, ओ बी प्लस बी सी, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। So point C should be below the x-axis. Yes, question है आपको क्योंकि बोला हुआ है point C is below the x-axis. अच्छा, why is the question said that? That's interesting to note. The reason why the question has said that is because point C यहाँ पे भी हो सकता था, ठीक है, इस वजह से। सिर्फ P1 and P2 का थ्रेशोल्ड एक ही नहीं होता, नहीं बेटा एक नहीं होता है, depends on the difficulty level of both the papers and they're different.
You have different thresholds for both. Okay. Now part B says again, अब देखो एक मुश्किल part है. Now it's followed by two easier parts. Find the coordinates of the midpoint of the line PQ. So -7 plus 9 upon 2, comma 8 plus 4 upon 2. So -7 plus 9 is 2, 2 upon 2, 8 plus 4 is 12, 12 upon 2 आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा. ठीक है. So in fact let's just do it directly. 2 upon 2 is 1 and 12 upon 2 is 6. So 1 comma 6. फिर आपसे कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू. ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन के लिए सबसे पहले तो हम पी क्यू का ग्रेडियंट निकालेंगे, which is going to be 4 minus 8 over 9 minus minus 7. 4 minus 8 is -4, 9 minus minus 7 is 16. तो ये हो जाएगा हमारा -1/4. अब ग्रेडियंट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज गोइंग टू बी द नेगेटिव रेसिप्रोकल, दैट मीन्स कि वो 4 के बराबर होगा. सो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है ना, तो ये हो जाएगी y इज इक्वल्स टू 4x प्लस सी. सी निकालने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए होता है जहाँ से लाइन गुजर रही है, वो हमेशा मिड पॉइंट होता है. ठीक है. सो y की जगह 6 रखो, x की जगह 1 रखो, प्लस सी. सो 6 इज इक्वल्स टू 4 प्लस सी. c is equals to 2 is your answer. I mean, this is the value of the y intercept. So y is equals to 4x plus 2 हमारा फाइनल आंसर है. एक तो ये हमेशा फिर आ जाता है. ठहरो. ओके, आई रिपीट. देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो कि परपेंडिकुलर भी होती है और बाइसेक्ट भी करती है. ठीक है. तो ये जो आप लाइन ब्लू से देख रहे हो, ये पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. इसलिए ये कहाँ से गुजरेगा? ये पी क्यू के मिड पॉइंट से गुजरेगा, जो अभी हमने निकाला 1,6, और इसका जो ग्रेडियंट होगा वो पी क्यू का रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा. क्यों? क्योंकि ये क्या है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है. ठीक है. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन. आई बिलीव दिस इज नो, एक्चुअली नॉट द लास्ट क्वेश्चन, द सेकंड लास्ट क्वेश्चन. खैर, ऑलमोस्ट देयर एनीवे. नहीं, y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1 ही मेरा आपको मशवरा है, प्लीज़ मत यूज़ करना. ठीक है. क्यों नहीं यूज़ करना? क्योंकि ये सिर्फ एड मैथ्स की है, मैथ की नहीं है. ओके. नाउ शो दैट ट्राइंगल AOX इज कॉन्ग्रुएंट टू BOY. ओके, AOX इज कॉन्ग्रुएंट टू BOY. लेट्स सी. ओके, उससे पहले ज़रा सवाल पढ़ते हैं. उससे पहले सवाल क्या कह रहा है? A, B and C आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल सेंटर O. X इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Y इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC. ठीक है. अब देखो, जब भी आपका एक लाइन एक कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, सो हमें पता है ना कि क्या होता है. हमें पता है कि 90 डिग्री एंगल बनता है. ठीक है. सो आपका AOX में आपका ये एंगल 90 डिग्री होगा, और आपका BOY में आपका ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा. ठीक है. इसको ज़रा कलर कोड कर देते हैं. अच्छा, फिर व्हाट एल्स डू वी हैव? नेक्स्ट थिंग वी नो कि अगर आपके पास दो कॉर्ड्स हैं जिनका डिस्टेंस सेंटर से सेम है, सो दैट मीन्स दे आर इक्विडिस्टेंट. अभी लिखते भी रहते हैं ज़रा. ठीक है, ये लिखते भी रहते हैं. सो बेसिकली आपका एंगल AXO इज इक्वल्स टू एंगल BYO. ठीक है. और वो क्या? वो आपका राइट एंगल है. और क्यों राइट एंगल है? बिकॉज इट्स अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अच्छा, फिर व्हाट वी हैव? दिस इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सर्कल प्रॉपर्टीज विद कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड एवरीथिंग. ठीक है. फिर यू हैव OX एंड OY, ये आपके इक्वल है. OX इज इक्वल्स टू OY. ठीक है. क्यों? क्योंकि आपके पास इक्वल कॉर्ड्स हैं. तो इक्वल कॉर्ड्स क्या होते हैं? इक्वल कॉर्ड्स और इक्विडिस्टेंट. AB और BC इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन कह रहा है. ठीक है. सो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, परहैप्स द सेकंड और द थर्ड प्रॉपर्टी. ठीक है. अच्छा, देन व्हाट यू हैव? फाइनली आपके पास क्या है? फाइनली आपके पास OA इज इक्वल्स टू OB. क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? ये आपके दोनों रेडियाई हैं. अच्छा, ऑर्डर आगे पीछे हो गया. खैर, नॉट दैट मेक्स अ डिफरेंस. OA इज इक्वल्स टू OB, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. अच्छा, मुझे बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है? हमारे पास एक राइट एंगल है, एक साइड है. ठीक है. और जो दूसरी साइड सेम है हमारी, वो हाइपोटेन्यूस है. कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है? जरा जल्दी से बताओ. सर्कल प्रॉपर्टीज का मुश्किल क्वेश्चन था, आई हर्ड कि आसान था.
RHS, yes. So जो आपकी प्रॉपर्टी लग रही है वो RHS लग रही है. अच्छा, एंड में यू डोंट रियली हैव टू राइट अ प्रॉपर्टी सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, ठीक है. You don't really have to write a property towards the end. Okay. Now the circle has radius 4 and AB is equals to 4 centimeter. Calculate angle BOA. Okay. BOA. अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसको ज़रा क्लियर करते हैं, ठीक है. And let's just copy paste the figure. Okay. The circle has radius 4, ठीक है. तो ये 4 है, that means ये भी 4 होगा, ठीक है. एंड ए भी आपको पूरा जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो आपको पूरा 7 दिया हुआ है. बी ओ ए कैसे निकालेंगे? कोसाइन रूल लगाएंगे, ठीक है. कॉस ऑफ बी ओ ए इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर्ड प्लस 4 स्क्वायर्ड, आवाज़ नहीं आ रही, इज दैट करेक्ट? माइनस 7 स्क्वायर्ड अपॉन 2 इंटू 4, ठीक है. लेट्स वर्क दिस आउट. So 4 squared plus 4 squared minus 7 squared divided by 2 into 4 and then cos inverse of the answer, the BOA is equals to 122.1 degrees. Okay. Calculate the area of the shade region. Okay, again challenging question. Area of the shade region निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब ये ना फॉलो अप है, मतलब इट्स कनेक्टेड विद पार्ट 1. सो अगर आपसे पार्ट 1 नहीं हुआ तो पार्ट 2 में भी आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है. अच्छा, तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आएगा कैसे, उसके लिए हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब सिंस हमारे पास ऐसे दो आइडेंटिकल हैं तो हम उसको टाइम्स 2 कर देंगे, ठीक है. एरिया ऑफ सेक्टर को ज़रा मैं ब्लू से आउटलाइन कर रहा हूँ तो गौर से देखना. दिस इज़ द एरिया ऑफ सेक्टर. अब द गुड थिंग अबाउट द क्वेश्चन इज इट हैज़ ऑलरेडी मेड अस वर्क आउट द एंगल. सो 122.1 अपॉन 360 इंटू पाई 4 का स्क्वायर, ठीक है. उसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसकी मैं रेड से आउटलाइन बना रहा हूँ, तो हो जाएगा -1/2. और इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? साइन वाला, ठीक है. हाफ इंटू 4 इंटू साइन ऑफ 122.1, ठीक है. And then we'll work this out and don't forget to times it by 2. Now you don't have to write a concluding statement, you don't have to do that, ठीक है. 122.1, बस आपने 3 लॉजिकल प्रॉपर्टीज़ बतानी है, मतलब 3 स्टेटमेंट्स लिखनी है and you need to write a reason to back up your statement also, ठीक है. and that should be enough. -0.5 into 4 into sine. प्लीज़ मेक श्योर आपका कैलकुलेटर नॉर्मल मोड में हो, रेडियन मोड में नहीं हो. टाइम्स 2, ठीक है. सो वंस यू डू दिस एंड इफ़ यू डू एवरीथिंग राइट तो फिर आपका आंसर आएगा 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. लास्ट क्वेश्चन, लेट्स डू दिस एंड लेट्स एंड दिस. ओके. Farah and Abid each play a number game. They both start with the same number. Farah subtracts 4. अब इस तरह के क्वेश्चन है, आपने पहले क्या करना है, आपने पहले पूरा एंड टू एंड पढ़ना है, ठीक है. आपने पहले पूरा एंड टू एंड पढ़ना है और फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसको दोबारा से पढ़ना है. एंड यू नीड टू कनेक्ट द इन्फॉर्मेशन. आई डोंट हैव इंस्टा एंड आई नीड योर नोट्स. बेटा, कैन यू नॉट एक्सेस अ पब्लिक प्रोफाइल ऑफ इंस्टाग्राम विदाउट मेकिंग एन अकाउंट? आई थिंक यू कैन. खैर, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़. बट इफ़ दैट्स द केस तो फिर इसका क्या वर्क अराउंड निकालें? मैं नॉर्मली वो यूट्यूब पे भी अपलोड कर देता हूँ, यूट्यूब की पोस्ट पे भी डाल देता हूँ. बट सी इफ़ यू कैन एक्सेस अ पब्लिक प्रोफाइल विदाउट मेकिंग एन अकाउंट. आई थिंक यू कैन, आई एम नॉट श्योर. खैर, एनीवे, हियर्स क्वेश्चन नंबर 10 part. It says Farah and Abid each play a number game. They both start with the same number. Farah subtracts 4 from the starting number and multiplies the result by 11. Abid multiplies the starting number by 5 and adds 1. Farah and Abid both end up with the same number. Form an equation and solve it to find their starting number. Okay. My name is on Instagram mathlead by Saad. ठीक है. Okay. Now, पहले let's talk about. अच्छा, फरा की जो भी इक्वेशन होगी मैं ब्लू से लिखूंगा, आबिद की जो भी होगी मैं ग्रीन से लिखूंगा, ठीक है. अच्छा, फरा का स्टार्टिंग नंबर क्या है? वी डोंट नो, ठीक है. So let's just call it x. Subtracts 4 from the starting number, ठीक है. And क्या
and multiplies the result by 11. Okay, so इसका starting number अगर f कह देते हैं, चलो इनफैक्ट f उसका starting number है, ठीक है. She subtracts 4 from it, so f minus 4 and multiplies the result by 11. ठीक है, ये basically simultaneous equation है, ठीक है. It's disguised as something else. Okay, so f minus 4 times 11 मैं दोबारा से बता देता हूँ. So इसका starting number क्या है फ़र्क है हमें नहीं पता. We've called it f. Now first thing she does is she subtracts 4 from it and then we multiply it by 11. Okay. Then it says Abid multiplies the starting number by 5 and adds 1. Okay, so he multiplies the starting number by 5. Abid का मैं green से कर रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं a कह देते हैं. a को उसने 5 से multiply किया and adds 1. ठीक है, and end में they both end up with what? They both end up with the same start and they both end up with the same answer. Okay, if they both end up with the same answer, that means इनका आंसर क्या होगा? इनका आंसर इक्वल होगा. ठीक है, अच्छा, अब मुझे बताओ अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या करेंगे. सिंस द क्वेश्चन ऑल्सो सेड कि दे बोथ स्टार्ट विद द सेम नंबर, ठीक है. सो अगर इनका स्टार्टिंग नंबर सेम था, सो दैट मीन्स कि f इज इक्वल्स टू a, ठीक है. एंड इफ f इज इक्वल्स टू a, दैट मीन्स कि हम एक काम करते हैं, बजाय इसके कि हम इसको f और a सेपरेटली कहें, हम सीधा सीधा इसको x कह देते हैं, ठीक है. दैट विल मेक इट ईजियर. So I'll repeat, they both start with the same number. फ़रा क्या कर रही है? फ़रा उसमें से 4 माइनस करके उसको 11 से मल्टीप्लाई कर रही है. What is Abid doing? Abid is multiplying it by 5 and then adding 1 to it. ठीक है. Now we'll solve this. So 11x minus 44 is equals to 5x plus 1. So what do we have? We have 11 minus 5 करो तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा. नहीं, 11 minus 5 is not 9, it's 6. So 6x is equals to 1 plus 44, so that's 45. And what do we have? X is equals to, let's see, x is equals to 45 divided by 6, so that's 15 upon 2 and 7.5. There you go. Okay. Okay. Last question. It says rearrange the formula. Sorry, second last question. To make C the subject. So cross multiply AC plus A is equals to 4B minus B times C. Notice how इसमें जो आसान क्वेश्चन है बिल्कुल एंड में छुपा हुआ है, ठीक है. सो अगर आप शुरू में ही रह गए थे और अगर आपने शुरू में इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया, सो यू कुड ईजिली लूज 6 मार्क्स, ठीक है. दीज 6 मार्क्स एंड इवन दिस क्वेश्चन ऑल्सो इज़ फेयरली ईजी. सो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू गाइस डू द ईजियर क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन यू डू द डिफिकल्ट वंस. या अगर आपसे किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन में आप फंस गए हो, सो यू डोंट स्पेंड टू मच टाइम देयर, यू कम बैक टू इट लेटर ऑन. ओके, ज़ैनब बस एंड कर रहे हैं, ठीक है. सी को सब्जेक्ट बनाना है. सो ए सी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 4b माइनस ए. सी कॉमन निकाल लो, सो ए प्लस बी is equals to 4b minus a. C को सब्जेक्ट बना लो, so 4b minus a upon a plus b. There you go. 4b minus a upon a plus b. Okay, express as a single fraction in its simplest form. So denominator में इस तरह के questions तो आपके बड़े simple से होते हैं. Denominator में दोनों को multiply किया, ठीक है. 5 into 1 minus x किया, minus 4 into 3x minus 2, ठीक है. So 5 minus 5x minus 12x plus 8 over 3x square, sorry 3x in fact, not 3x square, minus 3x square minus 2x minus 2 in fact, minus 2 plus 2x. Okay, now so 5 plus 8 is 13, 13 minus 17x over minus 3x square plus 5x minus 2. Okay, so finally हमारा ये आखिरी क्वेश्चन भी हो गया एंड विद दैट पूरा पेपर हो गया. सो दिस पेपर देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट यस इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है. आई मीन इट वाज अ डिफिकल्ट पेपर ओवरऑल, व्हिच इज़ व्हाई द थ्रेशोल्ड वाज लो. सो अगर खुदा न खास्ता आपका भी पेपर मुश्किल आ जाता है, ठीक है, सो यू कैन एक्सपेक्ट टू के थ्रेशोल्ड आपको इवेंचुअली बचा देगा, ठीक है. अगर 36.666 है तो 36.66 के ऊपर एक डॉट लगा दो एंड या दैट शुड बी इट. सर यू लुक लाइक टॉमी शेल्बी फ्रॉम पीकी ब्लाइंडर. ही डजंट हैव अ बियर्ड, डज ही? आई थिंक ही डज टुवर्ड्स द एंड ऑफ, बट वैसे तो आई डोंट थिंक ही हैज़ अ बियर्ड. टॉमी शेल्बी, इसकी दाढ़ी कहाँ है, किससे मिला रहे हैं आप? खैर, एनीवे, नाजिश हैप्पी फॉर यू, माशाल्लाह. अच्छा, एनीवे,
सो आई एम स्टॉपिंग हियर गाइस. अच्छा अब मुझे बताएं बिफोर यू गाइस लीव कि आप लोगों ने क्या करना है. पेपर्स ही लाइव स्ट्रीम करें या अब ये पेपर तो एक्सेप्शनली लंबा चला गया. आई डोंट थिंक सारे पेपर्स इतना लंबा जाएंगे. ठीक है, आई थिंक विद इन 2 hours हो जाएंगे. बट व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट, शुड वी लाइव स्ट्रीम पेपर्स और शुड वी डू टॉपिक्स? क्योंकि टाइम हमारे पास कम है. थैंक यू ज़ैनब, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर. लाइव स्ट्रीम नहीं, लाइव स्ट्रीम तो हम कर रहे हैं. Yes, if you don't expand the denominators, it's fine. It's okay, nothing to worry about. Okay, let's try and mix and match. अच्छा अगर टॉपिक्स हैं तो व्हाट टॉपिक्स? एक तो मेंसुरेशन होगा, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, सबका फेवरेट. और कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शन ग्राफ, स्टेटिस्टिक्स. ओके चलो विल डू मिक्स एंड मैच. ठीक है, और बस आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट एन आइडिया कि आप लोगों को किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है. काइनेमैटिक्स पे बेटा आई थिंक मैं लाइव स्ट्रीम ऑलरेडी कर चुका हूँ. सो जिन टॉपिक्स में मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ उस पर मैं नहीं करूँगा. ठीक है, आई वुड रादर अगर एंड में टाइम बचा तो वी कैन डू दैट. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन भी बेटा आई हैव डन लाइव स्ट्रीम. ठीक है, देख लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन को, टुवर्ड्स द एंड रखेंगे. वेक्टर्स, आई थॉट वेक्टर्स आ गया पेपर 1 में. नहीं, चले खैर. मैं प्रॉब्ली इंस्टाग्राम पे डालूंगा कि भाई कौन सा टॉपिक करूँ, और तो उसमें प्लीज़ आप लोग जवाब दे दीजिएगा. और डिफ़िकल्ट पेपर्स का भी मैंने थ्रेशोल्ड डाल दिया इंस्टाग्राम पे. सो उधर जाके आप देख सकते हैं. ठीक है, कि कौन सा, एंड यू कैन प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है लीना. ओके चलें, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दोज हु हैव देयर एग्जाम टुमारो. इफ़ यू गाइज आर स्टिल वाचिंग दैट्स ग्रेट. should be studying now, get enough sleep, especially the ones जिनका back to back पेपर है ना, उनके लिए बहुत important है to take care of your health also. ठीक है, physical health and mental health. Don't stress out too much. I mean that's easy for me to say, not to don't stress out too much. I know you will be stressing out anyway, but it's really important that you get good sleep. अपना प्लीज़ ईटिंग साइकिल, स्लीपिंग साइकिल जो है ना उसको डिस्टर्ब ना कीजिएगा, so that you're in good shape, because I believe towards कि 1st June तक things are like this for you guys, right? So stay in good shape mentally and physically so that we can get through this inshallah. आपका क्या सवाल है सर? अगर क्वेश्चन में एंड पर एक्सपैंड ना करें. हाँ हाँ बिल्कुल, मार्क्स पूरे मिलेंगे. आई ऑलरेडी आंसर्ड दैट. ठीक है चलें, ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.